गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का पथगामिनी के पटल पर हार्दिक स्वागत है। आज की शुभ संध्या पर टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पटल की ओर से बहुत बहुत नमन और श्रेष्ठ शिक्षक को समस्त शिक्षकों का बहुत बहुत नमन। अब मैं सबसे पहले सबका थोड़ा सा परिचय दे दूं, हालांकि दो लोग जा चुके हैं, मैं ले रही हूँ बीच बीच में और जी 2 लोग आ गए, मैं ले लेती हूँ सबको पहले। नेट बहुत परेशान एक्चुअली कर रहा है, हमको लग रहा है। और जी नमस्कार। तो आप देख रहे हैं कि मेरे जस्ट बगल में सोनिया जी हैं। सोनिया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और सोनिया अक्स सोनम आप राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन पानीपत की उपप्राचार्य हैं, पीजीटी इंग्लिश अध्यापिका हैं। आप एक साहित्यकार हैं, गजलकार हैं, आप राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, आप बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी दूरदर्शन आपका प्रसारण होता रहता है। आप एक सर्वश्रेष्ठ उद्घोषिका हैं और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। आपके परिचय की यहाँ पर कोई मुहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक विशेष पुष्प गुच्छ के माध्यम से आपका मैं विशेष स्वागत करती हूँ आज के इस शुभ दिवस पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जस्ट साइड में राजेश जी हैं जो यहाँ पर अभिभावक प्रतिनिधि की भूमिका में उपस्थित हैं, उनको बुलाया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको विशेष रूप से पुष्प हम प्रदान करते हैं पथगामिनी परिवार की ओर से। आप का पूरा नाम राजेश श्रीवास्तव राज है। विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक विधायी परामर्शी राजपत्रित अधिकारी हैं। आप मूल निवासी अयोध्या के हैं। आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, अध्येता हैं और तमाम भाषाओं में आप छंद करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा मैं यहाँ पर परिचय नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट एक्स्ट्रा निकल चुका है, तो मुझे इतनी इजाजत दें आप लोग। और आपके नीचे पंकज जी हैं। पंकज जी दिल्ली छतरपुर राजकीय विद्यालय के कला के अध्यापक हैं। स्वागत है पंकज आपका। विशेष पुष्पहार से आपका मैं स्वागत करती हूँ कि आप मेरे शिष्य भी रह चुके हैं। शिष्य रह नहीं चुके लेकिन हाँ विद्यालय में मेरे आप रह चुके, इसलिए मैं आपको शिष्य ही मानती हूँ, पुत्र सरीखे शिष्य मानती हूँ। और आपको मैं पुष्पहार पहनाने का अधिकारी हूँ, इसलिए मैं आपको इस अवसर पे पुष्पहार पहना के स्वागत करती हूँ। युवा लेखक हैं आप, समीक्षक हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपकी समीक्षा और लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में पिछले 2.5 वर्षों से आप पथगामिनी के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। मैं सीमान जी को ले लूं जरा। यस, आपके जस्ट बगल में बीच में सोनिया जी के नीचे बीच में ये अरुण मिश्रा जी हैं, हमारे साथी, युवा लेखक, युवा शिक्षक। बनारस में हमारे साथ आपने 18 वर्षों तक काम किया, लेकिन आप एसओएस चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामुदायिक परियोजना एसओएस एचजीएस के जम्मू के प्राचार्य हैं और वाराणसी ब्रांच में हमारे साथ अपने 18 साल काम किया है। और 29 साल आप शिक्षा बच्चों को देने के बाद आज जम्मू में प्राचार्य के पद पर, जम्मू ब्रांच में प्राचार्य के पद पर आसीन है। आपको विशिष्ट पुष्प गुच्छ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ पथगामिनी परिवार की ओर से। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने IAS IPS, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। IAS IPS PCS
और पुरातत्वविद, अधिक एनडीए सीडीएस के आप शिक्षक भी रहे हैं। आपके ये सारे स्टूडेंट्स आज भी आपके संपर्क में हैं। आप अवार्डेड भी हैं, 4 बार आप अवार्डेड हो चुके हैं, अवार्डेड हैं। आप G20 कार्यक्रमों के समन्वयक के रूप में आपने काम किया है और कई सामाजिक जागरूकताओं में कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया है। आप रेडियो दूरदर्शन के कलाकार हैं। आप 7 से अधिक नाटक लिख चुके हैं और निर्देशित कर चुके हैं। आप मनोविज्ञान और इतिहास संस्कृति पर लेख लिखा करते हैं। सामाजिक विषयों पर एंकरिंग और टिप्पणीकार और वक्ता भी हैं। आपके चूंकि वो शिवान जी बार बार निकल जा रहे हैं, मैं उनको ले लेती हूँ। बहुत ही प्रॉब्लम लिखती है, खैर कोई बात नहीं, मैं लेती हूँ। सीमान जी, यस, आपका पूरा नाम डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी वाराणसी से हैं और जस्ट मेरे नीचे हैं। आप युवा लेखक हैं, कर्म पथ के सह संपादक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से संबद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी जी। आपने अब तक 4 पुस्तकें लिखी हैं, कौशाम्बी अतीत से वर्तमान, काशीनामा पुराण इतिहास और संस्कृति की अनवरत यात्रा, राष्ट्रीय गौरव एवं भारतीय चिंतन, हमारे आदर्श व्यक्तित्व, ये सब आपकी प्रकाशित हो चुके हैं। ये आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। आप हमेशा हमारे पटल पे आप आते रहते हैं और काशीनामा भाग 2 पर डॉक्टर सीमान जी कार्य कर रहे हैं और एक निबंध संग्रह भी आपका प्रकाशधीन है। इस प्रकार से अब हम परिचय समाप्त होने के बाद हम चलते हैं अपने चर्चा की ओर, क्योंकि हमारी चर्चा का मुख्य विषय है, जैसा कि आपको पता है कि आज का विषय है क्या हुआ कमेंट्स, हाँ जी मैं ले शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की मूल्यपरक शिक्षा, प्रशिक्षण और भूमिका, ये 3 बिंदु हैं। तो इन 3 बिंदुओं पर जैसा कि हम 2 एपिसोड में इसका काम करेंगे, 2 सत्र में। पहले हम सभी वक्ताओं को 5 से 7 या 4 या 3, आपके ऊपर है, लेकिन इसके अंदर ही आप अपने वक्तव्य समाप्त करेंगे भूमिका 3 बिंदुओं पर। उसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर रखेंगे। उसके बाद अगर श्रोतागण से कोई प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी हम लेंगे। चर्चा को सार्थक बनाना हमारा उद्देश्य है कि आज इस चर्चा को सार्थक बनाया जाए, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण पद्धति और बच्चे। मैं थोड़ा सा श्रोतागण का नाम ले लूं। काफी लोग जुड़ चुके हैं पटल के उस पार। कुसुम सुराना जी जुड़ चुकी हैं, सोनिया जी तो जुड़ी है, संध्या सेठ जी हैं, रेणु रॉय जी हैं, संध्या से हाँ जी, अभय शर्मा जी हैं, आदरणीय विजय तिवारी किसले जी हैं जो हमारे राष्ट्रपटल के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जबलपुर से हैं, राम शरण सिंह आचार्य जी हैं, और इस प्रकार से हमारे पटल से कई लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, आभार है कि आप लोग जुड़े हैं, अंत तक जुड़े रहेंगे, आपसे हमारी यही प्रार्थना है। आप सभी को इस विशेष अवसर पर हम विशेष एक पुष्प गुच्छ से सम्मानित करते हैं। सोनिया जी की तरफ हम रुख करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले सोनिया जी हमें ये समझना होगा कि बहुत जरूरी है समझना कि मूल्य है क्या, मूल्य से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न तो यही है। आज के समय में जब शब्दों का भी वितंडा खड़ा कर दिया जाता है और उसके प्रयोग की विवेचना की जा रही है और मूल्य धार्मिक विषयों से न जोड़कर जोड़ दिए जाएं, उन्हें मानवता से ही जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी दशा में मूल्य और मानवतावाद एवं शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो। जब मूल्यपरक शिक्षा की बात हम करते हैं या की जा रही है, तब क्या हम यह भी जाने कि मूल्यों और शिक्षा की पहली पाठशाला कौन सी है? कहीं से आवाज आ रही है और किसी का माइक सुनने के भी अभी आगे मैं बोलूंगी, किसी को जोड़ लूं। किसी का माइक खुला हुआ है अभी और वो पीछे से आवाज आ रही है। बीच में आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई एक बोलता है तो आप लोग अपना माइक ऑफ रखें। तो प्रश्न ये है कि मूल्यों की शिक्षा की पहली पाठशाला कौन सी है? वो हमारा परिवार। अगर
तब फिर क्या परिवार अपना यह दायित्व निभा रहे हैं? विद्यालय आने से पहले ये बिल्कुल स्पष्ट है, जाहिर है कि विद्यालय आने से पूर्व पहले मन बच्चे के मन मस्तिष्क से एकदम कोरी स्लेट नहीं होती है। ये तो हम सभी मानेंगे इस बात को, क्योंकि वह साक्षर नहीं है, ये बात सच है। वो साक्षर नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें उनके मन में बीज के रूप में हो सकती हैं, ये मानना पड़ेगा, हो सकती हैं। पता नहीं मानना पड़ेगा कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो क्या केवल शिक्षक को ही मूल्यात्मक शिक्षा प्रदाता समझ लेना आज के समय में ठीक है या ठीक नहीं है? फिर शिक्षक भी इसी समाज की तो देन है, इसी समाज में उसको रहना है जहाँ हम मूल्य ह्रास की बात करते हैं, जहाँ हम इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का विस्तृत संसार के बीच ही आज का शिक्षक भी तो रह रहा है। वह चाहे ना चाहे या खुद प्रताड़ित होने और प्रताड़ित करने जैसे आरोपों से घिरा हुआ है। यह खुद कितना विषपान कर अपने विद्यार्थियों या छात्रों को अमृत बांट रहा है। तब सबसे पहले किसे मूल्य परक बनाया जाए, समाज को, परिवार को या शिक्षक को? यह सूची और लंबी हो सकती है सोनिया जी, पर लंबा ना हो जाए, यह वक्तव्य बहुत लंबा न चला जाए और हम निश्चित समय में अपनी बात को कह लें, इसका ध्यान रखते हुए हम चर्चा शुरू करें। और सोनिया जी से उम्मीद करते हैं कि अपनी बात को अभिव्यक्त यहाँ करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी, आइए और अपनी बात को कहें। मुझे अब ये बात क्लियर नहीं, अभी थोड़े समय पहले आपने ये कहा था कि पहले 4 से 5 मिनट जी जी जी, नहीं ये तो एक भूमिका, बिल्कुल 4-5 अपनी वक्तव्य कहें, ये तो भूमिका थी, ये भूमिका थी, ये प्रश्न नहीं है। नहीं नहीं, सवाल नहीं है, भूमिका है। ये इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके 3-4 बिंदुओं को जी अपने वक्तव्य कहें। तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे। जी मैं माइक ऑफ कर, जी मैं माइक ऑफ कर लूं। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगी कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे मैं ना समाही। मैं यानी मेरा अभिमान। और फिर कि जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। और फिर कि मेरी कश्ती मेरा सागर मेरा दरिया मेरी मौज, जिस जगह चाहूं वहीं साहिल बना सकती हूँ मैं। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिल मिला सकती हूँ मैं यानी मेरा अस्तित्व। और फिर की गुलकली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं। और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर मैं ही मैं यानी एक नींव, एक व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे पर ये पूरी सृष्टि आधारित है, जिस पर ये पूरा समाज आधारित है। ये था चौथा मैं। जब पहला मैं हम घटा देते हैं तो 3 मैं को मिलकर बनता है हमारा अस्तित्व, और उन 3 मैं को बनता है अध्यापक, टीचर। आज के समय में बहुत से लोग जो हैं गुरु और टीचर में, अध्यापक में फर्क को भुला रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि गुरु पूर्णिमा और अध्यापक दिवस हम इनको आपस में मिला देते हैं अक्सर बहुत सी बार। तो आज के समय में वो जो गुरु है वो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। गुरु हमें दुनिया से छूटने का एक तरीका बताते हैं। गुरु हमें ये बताते हैं कि कैसे मोह माया ममता और इस समाज से, इन बंधनों से हम छूट जाएं, इन बंधनों से हम दूर जाएं। दूसरी तरफ शिक्षक, अध्यापक, टीचर, वो हमें इसी दुनिया में रहकर, इसी समाज में रहकर इस समाज को किस तरह से चलाना है, और आने वाले कल को, आने वाला कल यानी वो हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, उनको इस समाज में कैसे निहित करना है, उनको कैसे बोना है और उनको कैसे इस समाज में रहने के काबिल बनाना है। इन सब विसंगतियों के बावजूद जो अभी आपने मुझसे शेयर की थी, बेशक ये विसंगतियां आज हमारे सामने आ रही हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि आजकल का जो घर का माहौल है वो सोलो होता जा रहा है। ऐसे समय में पैदा होते बच्चे के हाथ में खाना खिलाने के लिए भी उसे कहानी नहीं सुनाई जा रही है, उसे मोबाइल पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि माता भी व्यस्त है, पिता भी व्यस्त है, और दादा दादी तो आजकल मोस्टली है ही नहीं घरों में। तो संस्कार के नाम पर, रिश्तों के नाम पर जो वो सीख कर हमारे पास आते हैं, उन्हें शेयर करने की आदत नहीं है, उन्हें कुछ भी बांटने की आदत नहीं है, उन्हें अपनी गलती सुनने की आदत नहीं है, उन्हें सीखने की आदत नहीं है। तो जब उन्हें हर समय लाड प्यार
कहते हैं कि गाय अपने बच्चे को जब ज्यादा चाटती है तो गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर ही कई बार तो मार ही देती है। तो इतना भी लाड प्यार किस काम का कि जिससे बच्चा जो है अपने भविष्य को ना कर सके, कायम ना कर सके, या भविष्य में आने वाली जो विसंगतियां हैं उनसे लड़ ना सके, उनसे लड़ने के काबिल हमें उन्हें बनाना है। उसके लिए आज एक टीचर को डीएसपी भी बनना पड़ता है, एसपी भी बनना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, मिड डे मील जैसे कि स्कूलों में है उसको एक खाना खिलाने वाला कुक भी बनना पड़ता है, और कई तरह के कागजी इतने काम है कि कागजी काम पूरा करते करते जो हमारा असली ध्येय है टीचर, उनको पढ़ाना, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर हट जाते हैं। अब बात आती है अगर टीचर की, तो मैं यही कहती हूँ कि क्या आपने कभी किसी शिला पर, किसी शिला को कोरी सी कांकरी पर कुछ लिखते देखा है? शायद नहीं। पर एक छोटा सा कंकर जब एक बड़ी सी शिला पर अपना नाम लिख जाता है तो वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। जैसे छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, जल की नन्ही नन्ही बूंदों के बिना गागर, घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, आंसू बिना आंख, भक्तिहीन भगवान कोई महत्व नहीं रखते, वैसे ही एक अध्यापक के बिना इस समाज का कोई महत्व नहीं है। बेशक ये सब बड़े हैं पर किसी ना किसी छोटे के दम पर खड़े हैं। तो टीचर भी बेइंतहा बड़ा होने की बजाय, निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखें, और कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखें। आज के टीचर पाने की इच्छा में, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन मेरे आसपास का जिस तरह का माहौल मैं आज के समय में देख रही हूँ कि पाने की इच्छा ज्यादा है, पाने की लालसा जो है और वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो नाम हो, और चाहे वो पद हो। तो जब पाने की इच्छा टीचर में बढ़ने लगती है तो वो कहीं ना कहीं अपने मूल्यों से समझौता करने लगता है। तो एक अध्यापक जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी है, जिस पर ये पूरा समाज टिका है, जब वो अपने मूल्यों से समझौता करना शुरू कर देगा तो हमारी नींव में दीमक लगने लगेगा, और वो जो दीमक है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को नष्ट कर देगा और उसे खा जाएगा। तो इससे पहले कि बारूद के जिस ढेर पर हम बैठे हैं आज के इस समय में, कि उसको हम खुद ही अपनी तीलियों से आग लगाएं, हम इसको समेट लें, हम इसको सहेज लें और अपनी वही शिक्षक वाली भूमिका में रहें जिसका नाम है त्याग। एक काले ब्लैक बोर्ड से एक उजली रोशनी देने वाला वो जो हमारा नाम है, उसी को हम अगर रोशन करते रहें तो शायद समाज को हम फिर से नए ढर्रे पर ला सकते हैं, आने वाले कल के लिए एक नई पनीरी कायम कर सकते हैं और इस समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी के लिए इतना, आगे जैसे आपका आदेश। बहुत बहुत सुंदर संदेश भी आपके छोटे से संक्षिप्त वक्तव्य में बहुत प्यारी बात कही आपने कि बहुत सारे उदाहरणों के आधार पर कि शिक्षक के बिना समाज नहीं। अब मैं आपके ठीक नीचे बीच में अरुण जी के पास चलूंगी। अरुण जी जम्मू से प्राचार्य हैं। मैं चाहूंगी कि आज के इन 3 बिंदुओं पर अपने विचारों से प्रकाशमान करें पटल को, अपने विचार। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप पढ़िए, आप आगे हैं वाले। सभी के नेट में कुछ दिक्कत आ रही है, लगता है प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल मैम, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि आज मौका भी है और दस्तूर भी है जी। और इस प्रसंग में मैं एक बात बताता चलूं कि जिस तरह से हमारे परिवेश में आसपास में जो घटनाएं घटी हैं, हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य ने शिक्षक वर्ग को और इस शिक्षा पद्धति को झकझोर दिया है। सिर्फ 2 सप्ताह में कोटा के कोचिंग संस्थान में जिस तरीके से बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है बहुत कुछ पाने के लिए, शायद अपने लिए न सही, अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और लिखते समय उन्होंने जो नोट्स छोड़ा है कि मम्मी शायद मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं, इसलिए मैं अब आपका सामना नहीं कर सकता। अरुण जी ये सारी बातें प्रश्न के द्वारा चर्चा में आएंगी। पहले 3 बिंदुओं पर अपना प्रकाश डालें, वक्तव्य जो 3 बिंदुएं दी गई है, मूल्य, प्रशिक्षण और भूमिका। जी जी मैम एक मिनट मैम, थोड़ी सी अपनी बात कह लूं। जी जी। तो ये सारी बातें जिस तरह से झकझोर देने वाली बातें हैं,
ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमारे जो बच्चों में मूल्य है और मूल्य का जो एक कल्टीवेशन जो हमने किया, जारी किया है, वो परिवार से लेकर के विद्यालय तक बहुत कुछ झेल रहा है एक बच्चा। बच्चा आज अकेलेपन से जूझ रहा है। बच्चा शायद दूसरों की महत्वाकांक्षा को पूरी करने से एक तरीके से मशीन बनता जा रहा है, और जिस तरीके से उसमें मूल्यों की कमी आ रही है, शायद ऐसी परिस्थिति में शिक्षक से बेहतर उसका कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक बच्चों के मानस पटल पर सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखता है, उसका सबसे अच्छा मित्र होता है, सबसे अच्छा उसका वेलविशर होता है, शुभचिंतक होता है, उसकी एक एक अच्छी और जूझने वाली परिस्थितियों को वो समझता है, उसकी एक बड़ी हौसला अफजाई की बातें और उसके द्वारा उठाए गए कदम जैसे एक बच्चे को आगे चलकर लड़ने और जूझने के लिए सोसाइटी में, समाज में उसको तैयार करती है। शायद इस तरीके की परिस्थितियों का सामना वो दोबारा न करे, एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मूल्यों की जहां तक बात है, मूल्य आपस में बदलते रहते हैं, इसकी कोई खास परिभाषा नहीं होती है। समय के हिसाब से मूल्यों को हमने अपने समाज में बदल दिया है। वास्तव में ये मूल्य कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि परिवार का अभाव, टूटते परिवार, दादा दादी नाना नानी का अभाव, बच्चों में एकांतवासी होने की जो परिस्थितियां हैं, तकनीकी परिस्थितियों से उनका जो एक तरीके से खिलौना बनता गया बचपन है, ये सारी चीजें, वो मूल्य जो उनमें रोपित किया जाता था एक पीढ़ी से नई पीढ़ी तक, यहाँ पे मूल्यों में कहीं ना कहीं एक ह्रास हो गया। इसलिए बच्चा जिन परिस्थितियों में उसे जूझने की, जिन परिस्थितियों में उसे आगे बढ़ने के लिए वो जज्बा, वो अनुभव और वो जो सीख होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं उसमें एक अभाव होता चला गया। और इन परिस्थितियों में अगर हम विद्यालय को देखें तो एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक शिक्षक का काम सिर्फ कुछ प्रश्नों को पढ़ाना, कुछ परीक्षाओं को पास कराना या कुछ रोजी रोटी से संबंधित उसकी कुछ व्यवस्था कर देना, ये नहीं होता है। वास्तव में शिक्षक भी क्या करे? बदलती परिस्थितियों में उसको शिक्षक के बजाय एक फैसिलिटेटर शब्द दे दिया गया। मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत सारे शिक्षाविदों के अनुसार ये हो सकता है कि एक शिक्षक फैसिलिटेटर हो, लेकिन ये ध्यान रखिए, हम केवल फैसिलिटेटर नहीं हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ही हमारा काम नहीं है। वो फैसिलिटीज कितनी इम्प्लीमेंट हुई, बच्चे के अंदर उस फैसिलिटीज का कितना प्रभाव पड़ा, हम आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और प्रोफेशनल फॉर्म में भी सदैव जुड़े रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में हमारा दायित्व जो है वो बहुत अधिक कहीं बढ़ जाता है। मैम ने जैसा कहा कि शिक्षक और जो गुरु है उसमें फर्क होता है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक शिक्षा एक होती है, जीवन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक शिक्षा देने की बात आती है, लेकिन गुरु नानक की बात मैं कहूं कि सबसे बेहतरीन मोक्ष की प्राप्ति, संन्यास का ज्ञान हमें परिवार में रहकर ही, संसार में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें अपनी मूल्यों की, अपनी जो भूमिका है वो बच्चों के बीच में रहकर, विद्यालय के बीच में रहकर, संसार में रहकर हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको अग्रेसित कर सकते हैं। यहाँ पर जहां तक मूल्यों की बात है, मूल्य परक शिक्षा में शिक्षकों को भी बहुत सारी चीजों के प्रति एक अच्छे आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मनी मेकिंग जो माइंड है, जैसा कि मैम ने भी बताया था, उससे दूर हटना पड़ेगा। जहां तक बहुत सारी चीजें देने की बात है, वो अगर आगे रहे तो लेने से संबंधित बातों की तुलना में हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा प्रोफेशन किसी कारपोरेट सेक्टर की तुलना में
लाभ प्राप्त करने वाला पेशा नहीं है, ये बहुत कुछ देने वाला पेशा है। और वो सारी की सारी जो देन है, जो उपलब्धियां हैं, वो मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। वो मूल्य जो बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा करती है, उसको एक बहुत सारी चीजों के प्रति उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है, विषमताओं से दूर रहकर सर्वोन्मुखी समाज के लिए उसे तैयार करती है। तो इस तरीके की परिवेश आज के दौर में बहुत आवश्यक है, और ये केवल और केवल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जीवन की आपाधापी में अगर अभिभावक व्यस्त हैं, तो शिक्षकों का कर्तव्य यहाँ बहुत अधिक बढ़ जाता है। मुझे लगता है इस क्रम में मेरी इतनी ठोस बातें फिलहाल काफी हैं। धन्यवाद। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। शिक्षकों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है समाज में। पंकज जी का नेट हमको लग रहा है काम नहीं कर रहा है, वो बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब तो चले ही जा चुके हैं। पंकज जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज दोबारा आ जाइए, आपसे निवेदन है कि दोबारा आप आइए। अब मैं इसी क्रम में चलती हूँ सीमान जी के पास। सीमान जी एक महाविद्यालय से जुड़े हैं, और आप भी आज के इन 3 बिंदुओं पर, मूल्यपरक शिक्षा, प्रशिक्षण और भूमिका पर अपनी दृष्टिकोण रखें। जी बिल्कुल मैम। और सबसे पहले तो आज आपने इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण दिन रखा है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और धन्यवाद। ये हम लोग की तरफ से जो है ये खुद में अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो ये अपने आप में ये बड़े मूल्यपरक आयोजन है। जहाँ तक शिक्षा और जो बच्चों की बात होती है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लें। अरुण जी शायद आपने माइक ऑन रखा है जी। तो हमको ये ध्यान देना होगा। आवाज आ रही? आवाज आ रही? हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे जो छात्र या विद्यार्थी का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो गणना हो रही है, वह हम कहाँ तक विद्यार्थियों को, पहले तो अभी तक जो हमने अभी बात जो मैं सुन रहा था कि हमने जो विद्यार्थी है उसके दायरे को बांधा है। जैसे लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के नीचे वाले बच्चों के बारे में, इंटरमीडिएट के बाद के जो बच्चे हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पे उस दायरे को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब बात सीमान जी बंधने ना पावे इसीलिए मैंने आपको बुलाया, क्योंकि आप विश्वविद्यालय स्तर पर हैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है कि आप अपने स्तर पर अपने स्तर की बातें करें। जी हाँ जी। तो अभी हम छोटे बच्चे से कितनी अपेक्षा करेंगे वो तो बात की बात होगी। जहाँ से उसकी एक समझदारी पनपती है, जब वह प्रवेश करता है महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में, जब हम प्रवेश करते हैं एक विद्यार्थी के रूप में, तब हमारे भीतर उस तरह की जो हम सोच रहे हैं जिन मूल्यों के बारे में, वह मूल्य क्या उनके भीतर वह हम किस तरह से लाएं। क्योंकि वहीं से देखा जाए तो ठीक है कि बचपन से ही हम अपेक्षा कर रहे हैं कुछ चीजें कि मूल्य है क्या चीज। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा और मध्यम मार्ग की बात करूंगा गौतम बुद्ध के, कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमें मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। हम अतिवादी अगर हो जाते हैं किसी भी नियम कानून या अनुशासन को लेकर के, तो फिर वहां पर कोई भी चीज अगर, जैसे उन्होंने वीणा का से दिया था उदाहरण कि अगर हम वीणा के तार को बहुत ज्यादा कस दें, यानी कि अनुशासन को बहुत ज्यादा टाइट कर दें, बहुत ज्यादा अनुशासन बना दें, तो वीणा का तार जो है टूट जाएगा। और अगर हम वीणा के तार को ढीला छोड़ दें तो वो जो है बेसुरा बजेगा, यानी कि हम बहुत ज्यादा अनुशासन को नीचे भी नहीं ले जा सकते हैं, उसको बहुत सरल भी नहीं बना सकते। हमें मध्यम मार्ग पर चलना होगा। और फिर बात अगर ये हो रही है कि मूल्य है क्या चीज, तो अगर हम प्राचीन भारत की कुछ बातों को ले आए यहाँ पर वर्तमान संदर्भ में, तो जो वर्ण व्यवस्था थी या आश्रम जो व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था में आप देखिए कि जो पहला आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, और गुरुकुल में जाकर के सभी शिक्षार्थी वहां शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और वहां पे
यही केवल शिक्षा ही नहीं दी जा रही थी, उनको विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत सारे जीवन की अनुभव सिखाए जा रहे थे। जैसे एक विद्यार्थी अगर सुबह उठ रहा है तो प्रातः काल सूर्य का वंदन कर रहा है, फिर वह अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। फिर हम जब वो जा रहा है जंगलों में, वहां पे लकड़ियों समिधा इकट्ठा कर रहा है, वहां से आ रहा है तो गुरुकुल की साफ सफाई भी कर रहा है, पशुओं को भी चरा रहा है। यानी कि फिर सायंकाल वो वहां पे आ करके घर में आश्रम में वो खाना भी पका रहा है। गुरुकुल में आश्रम में जो है वह अपने आचार्य को खाना खिला रहा है, जो गुरु हैं उनकी पत्नी उनको जो है वो खाना खिला रहा है। यानी कि सारा काम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में एक विद्यार्थी किया करता था। यानी कि वो शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहा है, साथ ही साथ वो श्रम के सौंदर्य को भी वहां पे सीख रहा है। तो जो श्रम का सौंदर्य था, जो हमारी संस्कृति में था, आज क्या स्थिति है? आज पाश्चात्य संस्कृति को या अमेरिका या इंग्लैंड की जो संस्कृति है, उससे हम उसको आज के जो विद्यार्थी हैं या जो बच्चे हैं उनको ये दिखाते हैं कि ये जो संस्कृति है वो हमसे ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा सौंदर्य लिए हुए है, जबकि उसमें कोई ऐसी मूल्यवान चीजें नहीं है। भारत की जो संस्कृति है जितनी मूल्यवान है, यहाँ पे राम है, कृष्ण है, या यहाँ की जो थाती है, जो विरासत है, उनके ऊपर हमने अपने बच्चों को गर्व करना नहीं सिखाया। हमें तो पूरे पाश्चात्य संस्कृति में कोई गर्व करने वाली बात मुझे नजर नहीं आती है जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मौजूद है। तो बात विद्यालय को छोड़ दीजिए, विद्यालय में शिक्षक क्या कर रहा है वो तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो मूल्य शिक्षक के ये नहीं है कि जो विद्यालयों में पढ़ा रहा है वही शिक्षक है। शिक्षक तो हमें राह चलते भी मिल सकता है। सम्राट अशोक तो वहां अपने राजमहल में खड़े थे और न्यायग्रोध जिसको उनके जो 7 साल का वह भिक्षु था वो उनका आचार्य था। अशोक ने कहा कि वो जो भिक्षु जा रहे हैं उनको मेरे बुलाइए और मैं इनसे जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो वो न्यायग्रोध ने कहा कि अगर उनको मुझसे कुछ भी प्रेरणा लेनी है तो वो मेरे पास आए। वो राजा है इसका मतलब ये नहीं है। तो कुएं जो प्यासा कुएं के पास जाता है, न कि जो है कुआं प्यासे के पास आता है। तो खैर अशोक को आना पड़ा और न्यायग्रोध ने फिर तब तो यानी कि 7 वर्ष का जो बच्चा था उसने उस समय के सोचिए भारत के महान सम्राट, महानतम सम्राट जो अब तक का पूरे विश्व में हुआ है अशोक, उनको जो शिक्षित करने का काम न्यायग्रोध ने किया था, जो कि 7 वर्ष का वह बालक था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत की जो गौरवशाली या गरिमामय या गौरवान्वित करने वाला जो इतिहास है, जो प्रेरणा से भरा हुआ है, क्या हम उस तरह की चीजों से अपने विद्यार्थियों को, अपने जो बच्चे हैं, क्या हम उससे जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं? फिर अगर आप देखिए महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन दर्शन को उठा लीजिए या फिर गौतम बुद्ध के ही जो धम्म उन्होंने कहा था, धम्म की जो परिभाषा दी थी, कलिंग का जब युद्ध लड़ लिया और उन्होंने जब देखा कि लाखों लाख लोग मर गए हैं, यानी कि जो पूरे भारत की जो पूरी मुट्ठी में जिसके भारत था, उन्होंने जब देखा कि पूरी मानवता कराह उठी है, तो उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए आगे बढ़े और कहा कि जो सैनिक यात्रा है उससे बड़ी जो है वह धम्म की यात्रा होती है। तो धम्म क्या है? धम्म यानी कि धर्म क्या है? जिस मूल्य की जो बात हो रही है वहां मैं धर्म को मूल्य से जोड़ रहा हूँ। धर्म मतलब ये नहीं कि जो हम पूजा पद्धति कर रहे हैं वो धर्म के, धर्म मतलब कि हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, यानी कि कर्म ही धर्म है। अगर हम लोग ये कहें कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है या कर्म ही धर्म है, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा अर्जुन से कि जो तुम्हारा धर्म क्या है, जब वो कर्म की परिभाषा करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग की, तो कर्म की जब वो परिभाषा कहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर अशोक के धम्म पे आऊं तो यानी कि जिस धम्म यानी कि जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं वो बेशक रूप से अगर देखें तो वह वहां पे मूल्य की ही बात कर रहे हैं। जब वो अशोक कहता है कि धम्म क्या है तो उसके धम्म को आप समझिए। वो कहते हैं कि अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, यानी कि धम्म
अपासिन में यानी कि अल्प पाप है, बहु कयाने यानी कि अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है और साधुता है। तो क्या आज हम अपने बच्चों के भीतर या विद्यार्थियों के भीतर उस अल्प पाप का ज्ञान करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं? पाप क्या चीज होती है, पहले तो ये उसको बताना होगा, और फिर हम क्या ऐसा करेंगे कि वो अल्प पाप होगा। साधुता क्या चीज होती है ये हमें बताना होगा, मृदुता क्या चीज होती है ये बताना होगा, यानी कि अत्यधिक कल्याण क्या चीज होती है ये भी हमें बताना होगा। तो सम्राट अशोक ने बताया भी आगे चल करके, उन्होंने कहा कि अनारंभो प्राणानाम माति पितृ सुश्रूषा थेर शुश्रूषा अविहिंसा भूता नाम, यानी क्या, अनारंभ प्राणियों की हत्या न करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, प्राणियों को क्षति न पहुंचाओ। अब आज आप देख लीजिए गुरुकुल या विद्यालय के अंदर या विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में क्या चीजें हो रही हैं, मूल्य क्या चीजें हैं। मूल्य तो यही है ना कि हम प्राणियों की हत्या न करें। अब बताइए कि आप वो शिक्षा में कुछ भी चला जाए, विद्यालय में सीख के आ जाए, और आप देख लीजिए कितनी ज्यादा प्राणियों की हत्याएं हो रही हैं। लोग अपने शौक के लिए, अपने टेस्ट के लिए न जाने कितने प्राणियों की हिंसा हो रही है। माता पिता की सेवा तो वो तो दूर की बात हो गई है, वृद्धों की सेवा ये दूर की बात हो गई है, प्राणियों को क्षति न पहुंचाएं ये बहुत दूर की बात हो गई है। यही तो मूल्य है। अब आप बताइए कि वो अगर स्कूल में कोई भी चीज सीख करके आए और घर में अगर इन सब सारी चीजों का, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर अगर इन सारी चीजों का पालन नहीं हो रहा है, तो मूल्य तो यही है जिससे हमारी पूरी विसंगतियां समाज के अंदर वो मौजूद हैं। अब और क्या कहेंगे, मूल्य किसको कहते हैं? अशोक कहता है कि चंडिये निठुलिये कोधे माने ईर्षा। चंडिये यानी कि एक व्यक्ति के भीतर प्रचंडता नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं तो वो मूल्य नहीं है। क्रोध नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। चंडिये निठुलिये कोधे माने अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या। आज देख लीजिए ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा, कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कहीं से भी पढ़ा हो, और आज देखिए क्यों हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस, इसके ऊपर भी हम लोग को थोड़ा सा तर्कपूर्ण ढंग से सोचना होगा। क्योंकि राधा कृष्णन जी का जो विराट फलक है उनके व्यक्तित्व का, वो राजनीतिक उनका फलक है, उनका अकादमिक फलक है, और उनका साहित्य का भी फलक है। उन्होंने धर्म और दर्शन को लेकर के ऐसे ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना कर दी जो पाश्चात्य दर्शन के ऊपर जिन लोगों को बहुत नाज हुआ करता था, उनके उसमें आकर के उन्होंने पूर्वी दर्शन के ऊपर ऐसी ग्रंथों की रचना कर दी जिसको कि भारतीय संस्कृति को स्थापित किया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राधा कृष्णन जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, और उन्होंने ये देखा कि पूरे विश्व के अंदर अगर इंग्लैंड ने साम्राज्य स्थापित किया है तो वो किस रूप में स्थापित किया, वो इस रूप में स्थापित किया क्योंकि जो वहां का जो विश्वविद्यालय की जो निर्माण है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके नजरिए हैं, वो नजरिया विश्वविद्यालयों से ही होकर के गुजरता है, शिक्षण संस्थाओं से ही गुजरता है। और इसके ऊपर राधा कृष्णन ने विशेष रूप से ध्यान दिया, और उन्होंने कहा कि जो उनका विराट फलक है राजनीति का और अकादमिक जगत का और साहित्य का, तो उन्होंने उनमें से एक फलक को चुना और वो था अकादमिक जगत का। और उन्होंने कहा कि उनका जो जन्मदिन है वह एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए, यानी कि अगर भारत के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाएं अगर मजबूत होंगी तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे, या फिर हम पूरे भारत या पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। तो इस रूप में एक शिक्षक की तो बहुत बड़ी भूमिका है कि कैसे हम जो है अपने नौनिहालों को, अपने जो हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, हम उनको किस प्रकार से उनके अंदर मूल्य को स्थापित करें। लेकिन जब मूल्य की बात आती है तो मूल्य सीधे सीधे समाज से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े पद के ऊपर पदासीन भी हो जाए, लेकिन समाज के अंदर अगर विसंगतियां व्याप्त हैं, यानी कि अगर हमें
दहेज जैसी चीजों से आज भी अगर एकाकार होना पड़ रहा है, अगर हम किसी भी गांव या शहर के अंदर जा रहे हैं, वहां पे गंदगी है या तमाम ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं जिससे हमें एकाकार होना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे मूल्य वहां पे टूट जाते हैं। तो हमें इन बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कहा था, जो पंच महावृत्त की जब उन्होंने शिक्षा दी और कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिस सत्य के ऊपर बात महावीर स्वामी ने की थी, उसी सत्य की एक विराट व्याख्या महात्मा गांधी जी ने भी कहा है और कहा कि जब अगर हमें कोई भी जो लक्ष्य की जो प्राप्ति है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो साधन है वह शुद्ध होना चाहिए। यानी कि अगर हमें सत्य को प्राप्त करना है तो हम असत्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि सत्य, एक असत्य को उन्होंने सहारा बना करके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से बाहर भगा दिया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अहिंसा कैसे हम एक देख लीजिए, हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति उन्माद में है, एकदम हिंसा उसके भीतर भरी हुई है। हम कैसे उसको अहिंसात्मक रूप ले सकते हैं? कैसे हम उसके अंदर सत्य ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो प्राचीन परंपराओं को याद दिलाते हुए, वर्ण व्यवस्थाओं को याद दिलाते हुए, सब चीजों को याद दिलाते हुए, अशोक की याद दिलाते हुए वर्तमान से मूल्य को जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत सराहनीय, बहुत ही याद दिलाया है। बहुत जरूरी है याद आना कि क्या थे हम और आज क्या हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और समय का भी हमको चूंकि ध्यान देना है। पंकज चूंकि बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो पंकज को आने तक हम अभिभावक प्रतिनिधि राजेश जी को चाहेंगे कि अपने विचार रखें। 4 लोगों के विचार सुन चुके हैं, इसके बाद मैं पंकज को बुलाऊंगी। तो राजेश जी, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय का भी हमको ध्यान रखना है, कि आज के वर्तमान संदर्भ से जोड़ करके इन तीनों मूल्यों विषयों पर अपनी आप बात रखें प्लीज। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और प्राचार्य वर्ग को, सम्मानित वर्ग को मैं बहुत बहुत आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। और संक्षिप्त में मैं अपनी बात पे सीधे आता हूँ। और प्राचीन पद्धति की भी बात चल रही थी, तो मैं सीधे मैं इस बात पर आता हूँ कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पहारम, ये जो सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी चीजें कोटा पे सर ने उदाहरण दिया, तो इसमें मूल्य का ह्रास इसलिए हो रहा है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज नो पेशेंस। आज जो 3 कड़ी है, पेरेंट की, टीचर की और बच्चे की। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने माँ बाप को बिल्कुल बेवकूफ समझता है, और टीचर की एक अपनी लिमिटेशन है, वो सोचते हैं कि हमारा पढ़ाने का दायित्व तो खत्म हुआ। अगर हम बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, मैं एक बहुत छोटी सी चीज रखना चाहता हूं और क्वेश्चन मार्क ही है कि प्राइमरी स्कूल के कक्षा 2 के विद्यार्थी से अगर पूछा जाए का माने क्या होता है, वो बताएगा कमल। और अगर एक इंटर के बच्चे से पूछा जाए का माने क्या होता है और वो भी कमल ही बताए, तो उससे बढ़िया तो फिर वो प्राइमरी वाला ही बच्चा हुआ और उसको पढ़ाने वाला टीचर भी उससे अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं मूल्यों का ह्रास इसीलिए हो रहा है कि हमारे पास पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, ना पेरेंट में है। जब जैसे बच्चे देखते हैं, और जहां तक ये है कि हम बच्चे सीखने से, हमारे सामने, हमारे पास सनातन संस्कृति में बहुत बढ़िया उदाहरण अभिमन्यु का था, जो गर्भ में ही बहुत कुछ सीख करके आया। और जहां पर सीखने की पद्धति ये है कि जब तक अगर हम प्रशंसा, अगर सराहनीय कार्य है, तो हमें बच्चों को, चाहे वो अभिभावक वर्ग है, मेरे परिवार में 12 अध्यापक, मेरे पिताजी 42 साल लेक्चरर रहे, तो सबसे बड़ी चीज पेशेंस खत्म हो गया है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको प्रशंसा की जाएगी, और अगर आप कुछ अनुचित करेंगे तो समझाने के साथ साथ थोड़ा बहुत दंड भी की व्यवस्था की गई है। मैं लॉ का में हूँ, मुझे याद है एक 2008-9 में राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन पे बिल आया था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्री एजुकेशन का बिल तो लगा करके सबको वहां कहाँ पढ़ाया जा रहा है? प्राइमरी विद्यालयों में। उसके लिए जरूरी है कि शासन तंत्र कोई भी व्यवस्था हो, हमारी शिक्षा पद्धति को, टीचरों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। शिक्षा पद्धति को उस तरीके से लाना पड़ेगा
कि कोटा में जैसी घटनाएं हो रही वो ना हो। बच्चों को उस तरफ से हमें ले जाना पड़ेगा, हमें बच्चे का मनोविज्ञान देखना पड़ेगा, बच्चे की किस वर्ग में रुचि है, उसको उसके मुताबिक हमें उसकी शिक्षा देनी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है कि सारे लोग उसी तरीके से केवल पढ़ा रहे हैं कि हर हाल में डॉक्टर पहले बनना है या मेडिकल बनना है। फीस इतनी ज्यादा है, सरकारें बदलती हैं, कुछ और विचार रख देती हैं, तो मूल्यों का ह्रास इसी वजह से हो रहा है। उसके संवर्धन के लिए तीनों वर्ग को, शिक्षक को भी, विद्यार्थी तो अभी नादान है, लेकिन साथ साथ कहीं जो अभिभावक है, आज कोचिंग का इतना बड़ा नेटवर्क है, बड़े बड़े नेताओं के नेटवर्क खुले हुए हैं, इसी वजह से कि वो उनको समझ में नहीं आता है, जैसे ही हाई स्कूल बच्चा पास होता है उसके बाद उसको नहीं समझ में आता कि वो कहाँ जाए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सभी वर्ग जो है, चाहे शासन वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, और चाहे हम, और सबसे बड़ी चीज सनातन से जो जुड़ा रहेगा वो कभी डाइवर्ट नहीं होगा। मेरी यही, मैं अपनी इन्हीं वाणी से विराम करता हूँ। धन्यवाद। आप माइक ऑन करें, माइक। मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लिया। राजेश जी ने अभिभावकों की तरफ से जो बातें कही हैं, बहुत ही सटीक बातें कही हैं, बहुत संक्षिप्त में बातें कही इन्होंने, बहुत अच्छा कहा। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी दीपक जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस लूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे लेना है क्वेश्चंस। अब मैं चलती हूँ पंकज की तरफ कि आज के चूंकि राजकीय विद्यालय से भी हैं, मैंने चूंकि ये विभिन्न जगहों से इसलिए लिया है कि जम्मू से उनका अरुण जी का एक्सपीरियंस, राजेश जी गाजियाबाद से, और ये दिल्ली से पंकज जी, सीमान जी वाराणसी यूपी से हैं, और आप हरियाणा से हैं, कि समस्त जगहों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो जो अनुभव आप लोगों को प्राप्त होते हैं बच्चों के द्वारा, अपने द्वारा, उसको भी यहाँ शेयर करने की जरूरत है, इसी से मैंने लिया है। पंकज जी, आप राजकीय विद्यालय से हैं, कला के अध्यापक हैं, और एकदम युवा लेखक हैं, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, वर्तमान इसी पीढ़ी से आप संबंध रखते हैं, आपसे बड़े यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन आप इसी पीढ़ी से निकले हुए भी हैं। आप अपने अनुभव से इन तीनों बिंदुओं को कैसे प्रकाशित करें, कैसे विचार करेंगे? सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्कार और आज के शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं चूंकि कला अध्यापक हूं और कला पे लिख रहा हूं, तो मैं बात कला से स्टार्ट करूंगा। एक मेरा सहयोग अच्छा रहा है, मुझे इसका एक देखा जाए तो अच्छा अवसर मिला कि मैं कला विद्यार्थी होने के नाते जो मैं सीखा वो कला के अंतर्गत सीखा, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हम लोग वहाँ फ्री होके जो है एक अपने हिसाब से काम करते रहे हैं। तो देखा जाए तो ये चीजें बाकी जो बच्चों में है, वो जो अभी हमारे नए बच्चे जो आ रहे हैं, विद्यालय में पहुंच रहे हैं, वहां पर उनके सामने एक सीमा का जो है वो सीमांकन कर दिया जाता है, जहां बच्चे अपने आप को खुल करके जो है ज्यादा अपना प्रसार नहीं कर पाते हैं। तो मैं चंद पंक्ति से बोलूंगा कि ऐ गुरुवर मेरे सतनमन आपको, हो समर्पित अर्पित चमन आपको, है मेरी ये दुआ अरब से इतना मिले, चांद तारे व सारा गगन आपको, चांद तारे व सारा गगन आपको। तो यही उम्मीद मैं चाहता हूं कि बच्चे को मिले टीचर के द्वारा। लेकिन मैं थोड़ा सा जो आज का एक समस्या है, आज की जो समस्या है, मैं उस पे बात करूंगा। इसलिए बात करूंगा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा, जो पहले एक दंडात्मक कार्यवाही होती थी, पहले बच्चों को हम हल्का सा प्रेम से ही सही डांट फटकार सकते थे, तमाम ऐसी चीजें होती थी कि उनको अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, तो उनको हम किसी हल्का सा एक डांट फटकार से समझा सकते थे। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं न कहीं से वहां पे, अभी सर ने बात बताई कि शिक्षकों को थोड़ा सा एक बहुत अच्छे तरीके से आगे आगे काम करना चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभिभावक भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दो तीन चीजें जो हैं, वो जो गैप बन रहा है वो समस्या को ज्यादा क्रिएट कर रहा है। उस पर मैं बात करना चाहूंगा। जैसे बात आती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की, एक देखा जाए, ये हालांकि मैं इसका परसेंटेज नहीं बता सकता कि कितना परसेंटेज है, लेकिन जो दिखता है मुझे वो ये दिखता है कि बच्चा जब प्राइवेट स्कूल जाता है तो उनके जो अभिभावक होते हैं, उनका एक बच्चों को तैयार करने के से ले करके बच्चों को वापस आने के बाद होमवर्क करने तक का जो सारा सिस्टम होता है, गार्जियन भी अभिभावक भी पूरे तल्लीनता से उस चीज को देखता है और अच्छे से तैयार
करता है बच्चे को, अच्छे से तैयार करके बच्चे को भेजता है, उस पे ध्यान रखता है, सारी चीजें करता है। लेकिन वही बच्चा जब सरकारी विद्यालय में जाता है या तमाम ऐसी चीजें आती है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि उनके होमवर्क पे ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तमाम चीजें ऐसी हैं कि मतलब बच्चे पे गार्जियन भी वो ध्यान नहीं दे पाते। मेरे हिसाब से उनको भी कहीं न कहीं से थोड़ा-सा जागरूक होना होगा, और टीचर शिक्षक जो हैं वो वाक़ई में मेहनत कर रहे हैं, और कहीं न कहीं से देखा जाए तो उनके भी हाथ-पैर इस समय बँधे हुए हैं। ना तो बच्चे को डाँट सकता है, ना तो बच्चे को आँख दिखा सकता है, और सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में देख रहा हूँ, बच्चों को फ़ेल भी नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए, एक छोटा-सा प्रश्न रखा जाए कि हम बच्चों को आखिर किस तरीके से, ठीक है, मैं एक बार अभिभावक से भी प्रश्न करूँगा कि अभिभावक भी अगर इस चीज़ को रखें कि अगर वो एक बार बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा है किसी कारणवश, तो बच्चे के सामने कोई बाउंडेशन नहीं है, ना तो हम बच्चे को फ़ेल कर सकते हैं, ना तो हम बच्चे को डाँट सकते हैं, ना फटकार सकते हैं, ना मतलब जो भी तमाम चीज़ें हैं, बच्चे को कहीं से हम उन्हें एक, बच्चे के मन में कोई डर नहीं है कि अध्यापक मेरा कुछ नहीं कर सकता, मुझे पास होना है, मैं लिखूँ ना लिखूँ मुझे पास होना है, जो भी सिस्टम चल रहा है सरकार में। तो कहीं न कहीं से ये समस्या आ रही है, जो शिक्षक है, हालाँकि ये बड़े बच्चे जब होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, तो उनके में भी ये समझदारी हो जाती है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये तो वो समझ जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको हमें समझाना पड़ता है, और एक जो सबसे बड़ी समस्या देखा जाए वो ये है कि एक अध्यापक के पीछे 60-60, 70-70 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, कागज़ों में आप देखेंगे तो एक बच्चे के पीछे 30, एक अध्यापक के पीछे 30 विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी का मानक बना हुआ है। लेकिन जब आप धरातल पे जाके देखते हैं, तो वहाँ पे आपको नज़ारा कुछ अलग होता है। 70-70 विद्यार्थी एक कमरे में होते हैं। 70 विद्यार्थी को समझ पाना एक अध्यापक को कैसे मैनेज, 40 मिनट के अंदर बच्चों को समझना, बच्चों की समस्याओं को समझना, बिना तमाम मतलब कोई एक, मतलब आप तमाम समस्याओं से जूझते हुए, बिना अपने तरफ से कोई एक जो दंडात्मक कार्रवाई, मैं दंडात्मक का कहीं से, देखिए मैं एक बात बताऊँगा, मैं कला का अध्यापक हूँ, और कला में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कभी बाँध के नहीं रखा गया। हमने कोई भी वाटर कलर या तमाम पेंटिंग जो हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं होता है। तो उस हिसाब से बच्चों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं से मेरे हिसाब से एक डर होना चाहिए जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, छोटे बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात। उनको एक ऐसा कोई वो होना चाहिए अभिभावक की तरफ से कुछ हो, कि बच्चों को लगे कि हाँ, अध्यापक आपका कुछ कर सकता है अगर आप नहीं पढ़ते हैं। आजकल मैं देखता हूँ, हल्का-सा कोई अध्यापक अगर डाँट देता है बच्चे को, तो पूरी टीम चली आती है। हमारे बच्चे को आपने क्यों मारा? मैंने बच्चे को लाड-प्यार से पाला है, तमाम समस्याएँ। अगर देखा जाए तो अध्यापक के दुश्मन नहीं है बच्चे। बच्चे भी अध्यापक भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे जाएँ, बहुत अच्छा करें, और वो अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कभी-कभी कि उनको भी अपने हाथ-पैर पीछे करने पड़ते हैं, और बच्चे जो हैं, अभिभावक जिस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, वो भी उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। अधिकतर एक से एक शिक्षित अध्यापक बैठे हुए हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है। लेकिन जो मैंने अभी परिस्थिति बताई, इस परिस्थिति में अगर अभिभावक थोड़ा-सा सपोर्ट करे और अध्यापक से स्पेशली संपर्क करे, बच्चे के प्रति जो समस्याएँ हैं, बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा, उसके बारे में संपर्क करे, तो मुझे लगता है माहौल कुछ अलग होगा, और परिस्थितियाँ भी काफ़ी हद तक बदलेंगी। अभिभावक को भी जागरूक होना होगा, शिक्षक तो अपना काम कर ही रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा-सा करना होगा। और जिस तरीके से कला में बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है, बच्चों को उनके सिलेबस में जो बाध्यता है, वहाँ भी छूट मिलनी चाहिए, और बच्चे अपने जो भाव रखते हैं, उसपे बिना सही गलत किए हमें उनके भाव को भी समझना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें एक साथ जो है थोड़ा-सा बदलाव की आवश्यकता है, और आगे आने वाले समय में अच्छा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर पंकज, वर्तमान समय की समस्याओं को आपने बहुत ही खुल के बताया, और आपने यहाँ पर एक बिंदु उठाया, और आपके वक्तव्य में ये था कि आज और कल और आज के आधुनिक शिक्षक में क्या अंतर आया है, क्या फर्क आया है। फर्क यही है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें प्लीज, तो इको हो रही है आवाज। यहाँ पर ये कह सकते हैं किस तरह पढ़ाना मुश्किल हो गया है, और जमाना कहता है सर मैम पढ़ाते नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, पढ़ाते नहीं। आपने पाठ्यक्रम की बात उठाई, मैं जहां तक जानती हूँ, मैं तो रिटायर्ड हो चुकी हूँ, 5 साल हो रहे हैं मुझको, लेकिन इतना मुझे अपडेट तो हूँ कि 8th तक तो बिल्कुल भी हल्का सा है सिलेबस, ना के बराबर। अणु जी भी हैं, सोनिया जी भी हैं, और सीमान जी भी, बहुत ही हल्का सा सिलेबस है। 10th तक फेल करना नहीं है, पास कर दो सबको।
99, 98%, 90 मार्क्स लाने वाले बच्चे को दे दो, नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पास कर दो सबको, किसी को फेल नहीं करना, सबको अच्छे नंबर दे दो, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी जानता है कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें तो बहुत नंबर अच्छा मिल रहा है। पेरेंट भी इसी भुलावे में रहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट, इतना मार्क्स ले आया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 10th तक का जो सिलेबस है वो पहले के कंपेरेटिवली आज बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। बच्चे पर प्रेशर पड़ता ही नहीं है, 10th तक प्रेशर डाला ही नहीं जाता है, बिल्कुल। और जब वही बच्चा 11th में जाता है, जो कि अरुण जी ने कहा कि सुसाइड होता है, जब 11th में जाता है और एक बड़ा उसके ऊपर सिलेबस आता है मैथ्स का, साइंस का, तब उसके ऊपर प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि प्रेशर तो लेना वो जानता नहीं है, प्रेशर दिया ही नहीं गया कभी उसको, नंबर दे दिया गया बड़े आराम से, वो तो जानता है मैं बहुत तेज हूँ। लेकिन जब अपनी असलियत पे आता है और फिर कोचिंग में जाता है तो अपनी असलियत से, अपने यथार्थ से वो बिल्कुल भी रूबरू नहीं करा पाता अपने आप को, इसलिए वो इस तरह कदम उठाता है। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो सिलेबस में, जो आपने सिलेबस की बात की है, बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। राजेश जी भी शायद इन बातों को समझ रहे होंगे, अरुण जी चले गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, क्यों पंकज, आपके वक्तव्य में ये प्रश्न छुपा था कि ऐसा है क्या कि नंबर दे देते हैं बच्चे को समझ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं मैम। अगर देखा जाए तो जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी हम लोगों के समय में, आपके समय में अगर याद होगा, तो बच्चों को एक साथ, जो छोटे बच्चे होते थे उनको एक साथ बैठा करके हम 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा एक साथ सामूहिक तौर से पढ़वाते थे। तो आप देखिए कि बच्चा जो स्कूल में आ रहा है, उसके अलावा अगर बच्चा अपने घर पे है, स्कूल के आसपास किसी का घर है और वहां पे जोर जोर आवाज जा रही है, बच्चे जो हैं वो 2 का 2, 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे विद्यालय में नहीं है उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं या आसपास जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको नहीं आता था, वो गए हैं खेती करने के लिए, वहां पे देख रहे हैं, वो भी सीख जाते थे। तमाम ऐसी चीजें थी जो उनको हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि सारा का सारा सिस्टम बदल गया है। बस काफी कुछ बदल गया है मैडम, जो मुझे लगता है कि पुरानी, कुछ हद तक हमें पुरातन पे लौटना पड़ेगा अगर पुरानी चीजों को हमें बदलना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिलेबस ठीक है धर्मेंद्र जी, सिलेबस में समयानुसार परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना भी परिवर्तन नहीं और इतना भी मार्क्स नहीं जो कि बच्चे को प्रेशराइज होने का समय ना मिले और 11th में जाकर एकदम से इतना लोड पड़ जाए कि बच्चा समझ ना पावे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। मैं अभी चलूंगी थोड़ा सा अरुण जी के पास। अरुण जी ने सुसाइड की बात उठाई थी, और अरुण जी अगर कैमरा अपना ऑन कर लें तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं। अरुण जी अगर हैं तो कैमरा ऑन कर लें। जी अरुण जी, अभी आपने देखा होगा बाराबंकी में घटना घटी, बहुत तेजी से घटनाएं घट रही है। बाराबंकी में जातिवाद संबोधन से खुदकुशी हुई, मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक मारपीट हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को टीचर के कहने पर, जम्मू में ब्लैक बोर्ड पर श्री राम लिखने पर हुआ, गाजियाबाद में छात्रों ने खून से लिख करके चिट्ठी लिखा कि प्रिंसिपल और पुलिस से बचाओ मुझे, प्रिंसिपल के खिलाफ धरना दिया। बहुत कुछ हो रहा है हमारे जमाने में। मुझे नहीं लगता अरुण जी की कभी कुछ इस तरह की बात, या कभी कदार एक आध कोई घटना ऐसी दिखाई या सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन आज ये चीजें जो आपने कहा कि शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं सभी टीचर्स के लिए, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्या जातिवादी टिप्पणी या जातिवादी धारणा आज 21वीं शताब्दी में इतनी भारी हो गई है कि शिक्षक इसमें मौजूद हैं? क्या ये जो 4-5 घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं जाति और संप्रदाय इन सबों को लेकर के, और कोटा में तो सुसाइड अभी बात हुई है सिलेबस को लेकर, लेकिन अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं, क्या जातिवादी धारणा जितनी भारी हो गई है कि इस तरह की घटनाएं टीचर्स हम अध्यापक कर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजन है हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग अभी कार्य कर रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा। धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं देश में धार्मिक कट्टरता पर हो रही घटनाएं अफसोस और चिंताजनक है, इस पर कुछ अपने विचार रखें अरुण जी प्लीज, अपना माइक ऑन करें। बड़े से प्रश्न का मैम, आपके बड़े से प्रश्न का छोटा सा उत्तर ये है कि कम समय में बहुत कुछ हासिल करने की जो प्रवृत्ति परिवार से लेकर समाज से लेकर और बड़े स्तर तक, यहाँ तक कि सरकार तक की मैं बात कह रहा हूँ, परिवार में बच्चों को बहुत कम समय में, बल्कि पैदा होने के पहले ही डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखना, विद्यालयों में कम पढ़ाई करके बहुत अधिक परसेंटेज और एवरेज मार्क्स देना, सरकार के जैसे तैसे किसी तरीके से भी करके बहुमत हासिल करके बहुत अच्छी सरकार बना देना, एक रेस की प्रवृत्ति, एक सबसे अधिक अपने आप को बेहतर करने की प्रवृत्ति जो सामने आई है,
जीवन मूल्यों का मिठास और उसके एक स्वाभाविक जो आत्मबोधन होता था, जो स्वाद चखने की जो बात होती थी जीवन की, वो जीवन लीला समाप्त करने तक की आ गई है। और मैम, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो अंधाधुंध जो दौड़ है, जो अंधी रेस है, आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, आपके ऊपर अपनी महत्वाकांक्षा लाद देने के बाद बच्चों की जो सिसकती बचपन है, जो रोता हुआ बचपन है, वो जिस तरह से कराह रहे हैं मैम, अगर हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझिए कि ये शिक्षा पद्धति या ये शिक्षक वर्ग या परिवार, हम किन लोगों के लिए काम करेंगे, हम क्या हासिल करेंगे, शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। आप उस बच्चे को देखिए जो सुसाइड करने के आखिरी दौर में जा रहा है, 5वीं मंजिल के सीढ़ियों पर से कूदने के लिए तैयार है वो। क्या एक शिक्षक ने कोई ऐसी बात उसके स्टूडेंट लाइफ में रखी कि उसको वो बात याद आ गई हो और उसने अपना कदम पीछे खींच लिया हो? वो बेहतरीन जो संदेश है, जो जीवन को बेहतरीन श्रृंगार जिसको कहते हैं, सौंदर्य जिसको कहते हैं, जीवन जीने की जो एक अभिलाषा कहते हैं, वो अगर हमने पैदा की होती परिवार से लेकर के विद्यालय तक, तो शायद की प्रॉब्लम हो रही है। कहा ही नहीं जाता जो हमें नाना नानी से, दादा दादी से या स्वाभाविक तरीके से प्रकृति से मिलती थी। अगर ये सारी चीजें हमें स्वभावतः मिलना शुरू हो जाए तो शायद हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये है आपके प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही अरुण जी, बिल्कुल सही अरुण जी, क्योंकि इसी समाज से तो टीचर भी वर्तमान में आ रहे हैं ना, तो वो उनकी जो शॉर्टकट रास्ता है उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हम थोड़ा सा सोनिया जी के पास अगर चलें, सोनिया जी से एक हम प्रश्न बातचीत करें तो ये जी सोनिया जी, मैं आपसे, किसी का माइक ऑन है शायद इसीलिए इनको हो रहा है। सोनिया जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे कि सामाजिक और धार्मिक कट्टरता बढ़ते समय में समता, समानता, समावेशी समाज, शिक्षा, समरसता स्थापित करने वाले प्रश्न कहाँ जाकर ठहरेंगे, किस हद तक जाएंगे? आपके भी इस बड़े से प्रश्न का मैं छोटा सा उत्तर यही दूंगी कि साक्षर बनाना और शिक्षित करना, इन दोनों बातों में फर्क है। आज का जो हमारा सिलेबस है, आजकल जहाँ हम बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों को साक्षर करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी ये जो सबसे छोटे हैं इनकी बात हो रही थी, आपका नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ, तो आपने बोला कि हमें फेल करने की इजाजत नहीं है। उस कंडीशन में हम सिर्फ बच्चों को साक्षर कर सकते हैं। और अभी सर जो बोल रहे थे, अगर हम बच्चों को शिक्षित करते हैं तो समरसता भी आएगी, सामाजिकता भी आएगी और आपस में भेदभाव भी मिटेगा। और जब तक हम धर्म को इन बच्चों से, राजनीति को, धर्म को, पंथों को इन बच्चों से दूर नहीं रखेंगे, स्कूल से दूर नहीं रखेंगे, तब तक हम उनके अंदर जीवन की जिजीविषा पैदा कर ही नहीं सकते। बात यही आ रही है, अभी सर जैसे बात कर रहे थे, उनके अंदर उनको जिंदगी इतनी खूबसूरत दिखाई जाए। जिंदगी ज्यादा खूबसूरत है सक्सेस से, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से, कलाकार बनने से, उनके आपके सपनों से ज्यादा खूबसूरत आपकी जिंदगी है, ये बच्चों के जहन में डाला जाए। आपकी राजनीति से ज्यादा आपसे समाज है, आपसे दुनिया है, आपसे हम हैं, आपसे स्कूल है, आप हैं तो हम हैं। ये जब बच्चों को समझ में आने लगेगी बात, तो वो शिक्षित होना चाहेंगे। शिक्षित वर्ग जिनको हम शिक्षित करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, उनके लिए अलग स्कूल हो, उनके लिए अलग बोर्ड हो। और जिन्हें साक्षर करना है या जिन्हें हमें कुछ और कला के रूप में कुछ सिखाना है ताकि वो अपनी जीविका कमा सके, उनके लिए एक अलग धरा होना चाहिए। धर्म को जब हम अब बात कर रहे हैं, आप जाति की, जाति को आप कैसे अलग कर सकते हो? अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, मेरे को लगता है कि हफ्ते में 4 बार हमसे यही मांगा जाता है, ऊपर हमसे जो हमारी बड़ी अथॉरिटी है, हमसे यही मांगा जाता है कि आपके स्कूल में कितने बीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने बीसीए हैं और कितने कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। और ना चाहते हुए भी हफ्ते में 4 बार हमारे रजिस्टर के आगे, उनके नाम के आगे ये मार्क होता है
कि फलाना बच्चा फलानी जाति से संबंध रखता है, और पूरी क्लास में बहुत बार उनको खड़ा भी किया जाता है कि जो फलानी जाति से वो खड़े हो जाएं, जो फलानी जाति से वो खड़े हो जाएं, ना चाहते हुए भी हम ये क्या कर रहे हैं, ये भेदभाव ये उनके अंदर डाल रहे हैं। तो ये समरसता कहाँ से आएगी, कैसे हम उन्हें सामाजिक बना सकते हैं? हम खुद ही तो गड्ढे खोद रहे हैं दोबारा, खुद ही तो ये जाति पाति फैला रहे हैं, और ये हमसे कौन करवा रहा है? हम ये नहीं चाहते, कोई भी अध्यापक ये नहीं चाहता, कोई भी अध्यापक ये खुशी से नहीं कर रहा। हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए आए हैं, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें वक्त दिया जाए कि हम उन्हें शिक्षा दे सके, हम उन्हें शिक्षित कर सके, हम उन्हें संस्कारवान बना सके। अभी बात सर पुराने समय की कर रहे थे, गुरुकुल की कर रहे थे, तो मेरा मन में ये प्रश्न आता है, तो फिर आज की जो ये टेक्नोलॉजी है, आज की ये जो साइंस है, आज का ये जो बदलाव है, तो क्या हम बच्चों को उस तक ना लाएं? अगर हमें बच्चों को उस तक लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम क्या करें? बच्चों परिवार छोटे हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, उसके लिए हमें पीटीएम करनी पड़ेगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मतलब यही होना चाहिए कि पेरेंट और टीचर मिलकर ये डिसाइड करें कि ये सोचें कि ये जो बच्चा है ये समाज की धरोहर है, ना आपका है ना मेरा है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे समाज की धरोहर है। इसके अंदर ये जो अच्छे गुण हैं ये हम किस तरह से डालें? माँ बाप उसको अपनी प्रॉपर्टी ना समझें कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और ये मैं आपको दे रहा हूँ और आपने इसको मेरे हिसाब से लेकर चलना है। जब पेरेंट ने टीचर को ये कहकर बच्चा सौंपा कि आप इसको मेरे हिसाब से पढ़ाएंगे, मेरे हिसाब से सिखाएंगे, जैसे हमारे घर का हिसाब है, ना इसे डांटेंगे ना इसे मारेंगे, अगर ये होमवर्क करता है तो ठीक है, ये नहीं करता है तो ठीक है, तो आप बच्चे को शिक्षित नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। टीचर के ऊपर से ये फाउंडेशन हमें हटानी होगी, तभी हम ये समरसता ला सकते हैं, तभी सामाजिकता ला सकते हैं, और धर्म को राजनीति को स्कूलों से अलग रखना होगा एटलीस्ट। बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सार जन्य आपने अपनी बात कही है। जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के इस वक्तव्य के द्वारा हमारे श्रोतागण को मिल रहे होंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक प्रश्न पूछूंगी सीमान जी से। जायज है सीमान जी से प्रश्न जानना भी बहुत जरूरी है कि शिक्षक और समाज का बहुत गहरा संबंध है। सीमान जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है। हम कह सकते हैं कि जैसा समाज आप चाहते हैं, क्या वैसे ही शिक्षक आपको तैयार करना होगा? जैसा समाज आप चाहते हैं, जैसा समाज हमारे अभिभावक चाह रहे हैं, या जैसा समाज लोग चाह रहे हैं, क्या वैसे ही शिक्षक आपको तैयार करना होगा? तो क्या आज कोई विशेष आज के समय प्रशिक्षण की आवश्यकता है? क्या शिक्षक स्वतंत्र, निडर और ट्रुथ खोजी रह गया है? एक समय था कि ट्रुथ को हम लोग खोजा करते थे, 20-30 साल पीछे जाइए तो। क्या ट्रुथ खोजी रह गया है, निडर रह गया, स्वतंत्र रह गया है? हालांकि कुछ बातें पंकज ने बता दी हैं, लेकिन इसलिए आपको ये प्रश्न रखा गया है कि आप इस बात को थोड़ा सा स्कूल से हट करके विश्वविद्यालय तक इस बात को बताएं, क्या ये बात कहाँ तक सच है? क्या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है आज के समय में? जी स्वागत है आपका। जी मैडम, पहले तो मैं ये अभी प्रिंसिपल मैडम अभी बात कह रही थी कि जो विज्ञान की जो दुनिया है, उस दुनिया में अगर हम प्राचीन भारत के मूल्यों की बात करेंगे तो वो कहाँ से तर्कपूर्ण होगा। जैसा कि अभी आपने कहा, संभवतः मेरे ही वक्तव्य को आपने कोट किया था। तो सबसे पहले तो मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि आज की जो बहस है या जो मुद्दा है जिस पे आज ये बात परिचर्चा हो रही है, वो कहीं भटक गई है। बात भटक इस रूप में गई है कि बात हो रही है मूल्यों की, कि वर्तमान संदर्भ में शिक्षा में मूल्य की बात हो रही है, और हम लोग हो गए हैं केंद्रित बच्चों के ऊपर। सीमान जी रोकूंगी, आप खेद है मुझे। मूल्य, प्रशिक्षण और भूमिका, 3 बातें हैं, 3 बिंदु हैं हमारे समाज के। वही मैं बात कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये बात नहीं हो रही है कि विज्ञान की दुनिया में आज का विद्यार्थी न जाए, वो तो जाएगा ही। विज्ञान की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, हम कैसी दुनिया से हम अपने को पीछे करेंगे? बात हो रही है कि अगर वो सफल हो जाता है, मान लीजिए वो IAS हो जाता है या विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है, तो उसके भीतर हम समाज
के जो मूल्य हैं वो उसके भीतर है कि नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है। तो मूल्य क्या चीज होती है, तो हमने बात की थी कि मूल्य के ऊपर बात मैंने बड़ी विस्तार से चर्चा की कि मूल्य होता क्या चीज है। एक बात तो हमें लगता है कि हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि अभी एक अध्यापक जो कला वर्ग के थे, उन्होंने केवल विद्यार्थी को ही कोड किया। बात यहाँ पे हो रही है कि राधा कृष्णन जी ने ये कहा था, हम लोग को हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे विद्वान व्यक्ति रहे हैं इस देश के, जो गौरवान्वित करने वाले लोग रहे हैं, हमें तो सबसे पहले एक अध्यापक के रूप में हमें अपने देश की धरोहर जो लोग हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता है। राधा कृष्णन जी ने कहा था कि अध्यापकीय जो पेशा है उसमें जो रुचि रखने वाले लोग हैं वही केवल अध्यापन की दुनिया में आए। लेकिन हो क्या रहा है आज, आज लोग अध्यापन की दुनिया में अपनी रुचि के लिए नहीं आ रहे हैं, स्वयं के अपनी घर गृहस्थी को संभालने के लिए आ रहे हैं। और इसी से यहीं पे विडंबना पैदा हो गई है। विडंबना इसलिए रूप में पैदा हो गई है कि जैसे एक संत के पास एक पेरेंट्स गए, माता पिता, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि अध्यापकीय काम वही करे जो कि जिसको रुचि हो, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। जी आज जी अगर मान लीजिए कि अध्यापकीय जीवन, अध्यापक के तौर पे अगर पैसे को कम कर दिया जाए तो आप सोचिए कितने लोग अध्यापक के पेशे को अपनाएंगे? कोई नहीं अपनाएगा। चूंकि यहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसमें है आकर्षण उस रूप में, इस वजह से लोग आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? और दूसरी बात जो मैं बात कह रहा था, सार्थक बहस यहाँ पे इस रूप में हो जाएगी, जैसे कि मैं थोड़ा सा अपनी बात को दे रहा हूँ विस्तार, मुझे 2-4 मिनट का समय दीजिएगा। कि एक संत के पास एक माता पिता गए, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही बदमाशी करता है, बहुत ज्यादा उसके उग्र रहता है, बहुत ज्यादा क्रोध में रहता है, आप कुछ ऐसा मंत्र कर दीजिए जिससे ये एकदम सीधा साधा हो जाए, जो हम लोग कहें वही ये बात माने। तो उन्होंने कहा कि ये का आप बात बताइए कि अगर आपके बच्चे को मैं बकरी बना दूं तो क्या आप इस बात को मानेंगे? तो मुख्य बात ये है कि हम तो अपने बच्चे को शेर भी नहीं देखना चाहते और ना हम अपने बच्चे को बकरी के रूप में देखना चाहते हैं। तो हम चाहते क्या हैं? मेन समस्या हमारी अपनी स्वयं की है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो खुद कह रहा हूं कि हम क्या सीख रहे हैं। अगर हम एक अध्यापक बनते हैं तो प्रशिक्षण के थ्रू ही आते हैं। जैसे कोई बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद हम आते हैं, एक अध्यापक बनते हैं, टीजीटी करते हैं या पीजीटी में पहुंचते हैं हम लोग। मान लीजिए विश्वविद्यालयों में जाने के लिए वहां जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सीमान जी, मेरा प्रश्न है, वर्तमान समय को देखते हुए, इस परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए क्या विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है? मैं ये जानना चाहता हूं। विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक अध्यापक को मुझे लगता है कि उसने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उसने विशेष प्रशिक्षण नहीं हासिल किया। इस रूप में नहीं किया क्योंकि जैसे एक अध्यापक अगर रिजिड हो जाए, कि जैसे मान लीजिए 2 कविताएं मैं आपको बता रहा हूँ। एक कविता थी बच्चों को सिखाने के लिए, आपको याद होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। ये बच्चों को प्रेरित करती थी। हरिवंश राय बच्चन की आप कविता देखिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश जो है बेकार नहीं होती। इस तरह के प्रेरणादायी जो हमारे गीत और कविताएं थीं, आप बताइए कि एक अध्यापक, मान लीजिए मैं तो खुद अध्यापक हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक यहाँ के बनारस के मैं एक स्कूल में गया और मैंने उनके अध्यापक से कहा कि मैं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ। एक मतलब एक ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि एक बच्चा कल को बड़ा होगा और उस बड़े लड़के को ये पता चल गया कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता कोशिश करने से। क्यों? क्योंकि बच्चे ने प्रयास नहीं किया है। अध्यापक के उस बच्चे के पेरेंट्स ने प्रयास किया। जैसे कि मान लीजिए कि वही सेक्शन में बदलाव है या कोई उसके अब मैं थोड़ा सा प्राचीन भारत से निकल करके अब मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ कि मैंने उन अध्यापक महोदय से यह बात कही कि अगर मान लीजिए इसके हाउस को अगर आप चेंज कर देते हैं तो इससे एक फायदा ये होगा कि इस बच्चे को ये पता चलेगा कि अगर उसके कहने से इस दुनिया में कुछ हो सकता है। और अगर आप नहीं बदलते हैं तो आज इसके मन मस्तिष्क पे ये प्रभाव पड़ेगा कि कहने से या कोशिश करने से इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। और कल को जब ये अध्यापक बनेगा तो ये भी वही काम करेगा कि इस दुनिया में किसी के भी कहने से
कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो हम कौन सी दुनिया बनाने जा रहे हैं अपने भारत में? क्या वो दुनिया बनाना चाहते हैं कि जहां कोई कुछ नहीं हो सकता, हर एक चीज एकदम कांस्टेंट है, जैसे जल में कोई हलचल नहीं हो सकती है? अरे नदी की धारा जब बहती है और उसमें हलचल जब होती है, वायु बह रहा है उसमें हलचल होती है, तो अगर हमें एक स्वस्थ भारत बनाना है, एक स्वस्थ परिवार बनाना है, एक स्वस्थ बालक के पढ़ाना है, तो हमें उसमें हलचल देनी होगी ना, कि हम एकदम कांस्टेंट हो जाएंगे कि नहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हमें तो ये लगता है कि जो आज के लोग डिग्री तो धारण ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी जो मूल्य जो है, जो उसके अंदर की जो निहित जो तत्व है एक अध्यापक के रूप में, हम उसको गहराई से समझ ही नहीं पाए कि हमें किस तरह के बालक का निर्माण करना है। हमें उस पे तो बात ही नहीं करनी है। हम हमारे पास इतने कौशल हैं, उस कौशल से हम एक तारे जमी के, वो पिक्चर आई थी आपको याद होगा आमिर खान की, किस तरह से उसने बच्चों को टैकल किया। आज आप बताइए, अगर उस पिक्चर को दिखा दीजिए किसी भी उदंड से उदंड बालक को, तो आप देखिए कितनी गहराई से देखता है। तो हमें स्वयं को इस रूप में ढालने की आवश्यकता है एक अध्यापक को, कि अगर उसको ये तो पहले पता चले कि हाँ, इस दुनिया में कुछ कहने से, कोशिश करने से बदलाव होता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो बदलाव होगा, और अगर हम ये कह देंगे कि नहीं कोई बदलाव होता है, तो आने वाले समय में जब उसके हाथ में देश की कमान होगी, तो वह भी वही करेगा जो आज उसके साथ हुआ है। और इस तरह की दुनिया हमको बनानी है। हम बहुत ज्यादा अपेक्षा बच्चों से, तो हम ठीक है बच्चों को हम दंड दें कि न दें, वो एक बहुत सामान्य सी बात है। बच्चों को दंड देने से क्या होगा? बच्चे को तो हम इस तरह से प्रेरित कर सकते हैं, इस रूप में कर सकते हैं। हमारे हाथ में वो कच्ची मिट्टी है, जिस रूप में हम उसको ढालेंगे उस रूप में वो ढल जाएगा। अगर आप सोचिए कि अगर एक गुरु ही होता है ना, जो एक छोटे से बालक को आतंकी बना देता है, और एक गुरु ही होता है जो अर्जुन और दुनिया भर के धनुर्धर और राम और कृष्ण जैसे लोगों को भी बना देते हैं। तो एक गुरु के हाथ में इतनी, उसके अंदर वो कला होनी चाहिए, एक व्यक्ति के, एक शिक्षक के रूप में उसके अंदर उस तरह की बात आनी चाहिए कि जिससे हम एक अच्छे से अच्छा विद्यार्थी इस देश को दे सकें, इस समाज को हम दे सकें। क्यों? क्योंकि वो कुम्हार के रूप में है, और कुम्हार के रूप में एक जो गार्जियन जो होता है, उसने अपने बच्चे को आपको इसीलिए दिया है ताकि आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जिससे हम एक सुंदर नौनिहालों का समाज, देश बना सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये केवल खुद में अध्यापक को डिग्री न लेकर के इस तरह की चीजों के ऊपर, व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर चल करके उसको ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने कि ट्रीट करना चाहिए व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर, लेकिन इसी में सोनिया जी की बात है कि समय कहाँ है। इतने सारे क्लरिकल तरीके से उनके ऊपर काम लाद दिए गए हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं स्कूली विद्यालय शिक्षा स्तर पर, क्योंकि वो फाइलिंग करते रह जाते हैं, और ज्यादातर फाइलिंग ही करते हैं, और बच्चों के साथ उतना समय नहीं बिता पाते जितना समय एक टीचर को देना चाहिए। ये बात भी सामने आई है, और ये सब बातें बिल्कुल सही है जो कुछ बातें यहाँ हो रही हैं। और ट्रुथ खोजी होने के लिए भी समय चाहिए। टीचर को फाइलिंग से हट करके बच्चों की ओर जाना है, और आज की शिक्षा नीति ऐसी नहीं रह गई है कि हमें तो पूरी तरह क्लरिकल जॉब में धकेल दिया गया, हम तो यही कहेंगे। अब थोड़ा सा अभिभावक पक्ष की ओर चलते हैं। राजेश जी, आपको बताऊं मैं यहाँ पर मुझे कहने में, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। श्रीमंत जी की बातों पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रशिक्षण से संबंधित बात आई थी, मैं अपनी बात रखूं? बिल्कुल 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 रखिए, आजाद हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, आप रखिए, बिल्कुल जिसके मन में जो बात है रखिए। श्रीमंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। उनके साथ और भी कई आभासीय मंच पे मैं जुड़ता हूं, उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है। मुझे लगता है कि डिग्री से संबंधित या किसी पढ़ाई से संबंधित, पाठशाला से संबंधित प्रशिक्षण कभी भी बच्चों के हित में काम नहीं आता है। इसके लिए एक सकारात्मक कार्यशैली की अभिप्रेरणा शिक्षकों में होना बहुत जरूरी है। ये जब क्लासरूम में होगा
तो शायद क्लासरूम दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह होगा और उससे जो बच्चे निकलेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे होंगे। और बिल्कुल दूसरी बात सही, मैं कहना बिल्कुल चाहूंगा सही। मैम कि ये इस बात पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि सफल होने के लिए हम क्या करें। मैम इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि असफल होने पर हम क्या करें। असफल होने पर क्या करें, ये आज के संदर्भ में आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सफल होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों के असफल होने पे हम क्या करें, शायद इस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है प्रशिक्षण से ज्यादा इन दो चीजों की जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मैम। बिल्कुल प्रशिक्षण से बिल्कुल ज्यादा सही अरुण जी। जरूरी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशिक्षण से भी ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, उनके स्तर तक आकर उनके साथ बातचीत करना या उनको पढ़ाना। अगर हमारे बच्चे कुछ कमजोर हैं पढ़ाई में तो उनके स्तर तक आकर उनसे बातचीत करना और उनको पढ़ाना, वही हमारे अपने आप ही प्रैक्टिकल नॉलेज और वही प्रशिक्षण है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। सोनिया जी, बिल्कुल प्रशिक्षण का मतलब यही है। लेकिन वही तो बात है ना कि आप और यहाँ जितने टीचर बैठे हुए हैं ये तो करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पुराने हैं, लेकिन जो एकदम न्यू आ रहे हैं उनके अंदर शायद ये चीजें, पेशेंस नहीं है, बात आ चुकी है बीच में, वो पेशेंस नहीं है, शॉर्टकट आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर उतारते हैं और गलती से उतारते हैं। उनकी गलती भी कह लीजिए, ना भी कह लीजिए। हाँ, हमारे समय में ये कहा जाता था कि शिक्षण एक पेशा नहीं है, शिक्षण एक पेशा नहीं है, शिक्षण एक त्याग है। अभी बहुत से लोगों ने कहा किसी पेशे के रूप में ना लें, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है तो यहाँ इसको पेशे के रूप में लिया जा रहा है। वो पेशे के लिए ही यहाँ आ रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए ही आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास और कोई सोर्स ही नहीं है। बिल्कुल 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 सही। हाँ जी बोलिए बोलिए पंकज बोलिए। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया मैम जिस क्षेत्र से हैं और अभी कला वर्ग के हमारे साथ एक शिक्षक हैं, अभी खेल को लेकर के पूरे राष्ट्र में जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि खेल में कोई बच्चे को अपने आगे बढ़ाना चाहेगा। रीजन ये है कि देयर इज सो कंफ्यूजन सो दैट नो सोल्यूशन। जब तक राजनीतिकरण हर क्षेत्र में नहीं हटेगा वहां से किसी भी क्षेत्र में, तब तक कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्र संस्था अपना काम कर ही नहीं सकती। शिक्षा के लिए आप लाख, अभी प्राचार्य महोदय ने बहुत प्राचीन व्यवस्थाएं बताई, आज के बच्चों को उससे कोई लाख कहानियां बता दीजिए। इंडिविजुअल करके आदमी देखना चाहता है कि हम करके क्या बेहतर करना चाहते हैं। और रही बात कि हम परिवर्तन लाने के लिए जब तक हम नए चीजों को शिक्षार्थी को आगे बढ़ाने के लिए उस तरफ ले जाएं कि उससे राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो। आज केवल अभी शिक्षा उस स्तर पे जाके टिकी है कि पढ़ लिख करके शिक्षा टीचर बन जाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अब कोई भी बच्चा नहीं आना चाहता। आप 90% रेशियो देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मेरे घर के बच्चे ही नहीं आना चाहते, बोलते क्या मिल रहा पापा। तो रीजन वहां खोजना पड़ेगा और उस पर हम समाधान पूर्वक, ये बहुत विस्तार का विषय है, संक्षिप्त में है समय के। धन्यवाद। बिल्कुल, ये अगर ये चर्चा करी जाए तो बहुत कई घंटे हो सकते हैं, लेकिन कई घंटे करने से कोई लाभ मिल जाए तो अति उत्तम है, किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत लंबा समय ले सकता है ये। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं चाहते भी सही है, और सोनिया जी ने जो कहा वही बात, सबकी बात अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। और जरूरत हमको है टीचर्स को, आज के टीचर्स को अपने अंदर अपनी खुद से परिमार्जन करने की, अपनी परिमार्जन करने की। उनको थोड़ा अपने को समय देना होगा, बच्चों को समय देने से पहले अपने को, खुद को समय देना होगा। पंकज कुछ कहना चाह रहे थे, बात कट गई थी, पंकज बोलिए। जी मैं 2-3 पॉइंट पे थोड़ा सा वो करूंगा। सबसे पहले सर जी बोल रहे थे कि जो बच्चे 5वें तल्ले पे जाते हैं वो कभी कभी आत्महत्या वगैरह के लिए, उनकी परिस्थिति क्या होती है। तो वहां पे मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, पहले हमारे उसमें एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा, जो कि आने वाले इस समय वो खत्म कर दिया गया है। नैतिक शिक्षा जो होता था, बच्चों को दिन में एक जो हम पीरियड पढ़ते थे नैतिक शिक्षा का, उसमें हमें इतना इतनी अच्छी बातें बताई जाती थी
कि सही क्या है, गलत क्या है, इन तमाम चीजों में हमें नैतिक शिक्षा मिलता था, जो कि खत्म कर दिया गया है। नैतिक शिक्षा के नाम पे बच्चे के पास कुछ नहीं है। और अगर अध्यापक जो है वो अपने विषय के अलावा बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, जीवन दर्शन की बात करता है और कला दर्शन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक बात आती है कि भैया ये फलाने शिक्षक फलाने विषय के हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तमाम बाउंडेशन होता है। और उसकी भी एक मतलब एक मेरे हिसाब से नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, एक मतलब सिलेबस में नैतिक शिक्षा विषय आना चाहिए। और दूसरी बात अभी जो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और दूसरी बात जो एक आती है अभी मैम बोल रही थी सर, मैं ध्यान नहीं दिया कि जब मतलब हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, कम समय में, तो मैं एक बात ये देखता हूँ मैडम कि हम लोग जब जो बनना चाहते हैं जब वहां पे हम सफल नहीं हो पाते हैं तो हम अपनी सारी उम्मीदें अपने बच्चों को थोप देते हैं। तो स्थिति ये होती है कि हम नहीं बन पा रहे, मेरा बच्चा पीसीएस बन जाए। बिल्कुल तो उम्मीद बिल्कुल से अधिक उस बच्चे से उस चीज को जो है उम्मीद रखते हैं, और इस चीज से हमें निकलना होगा। बच्चे के अंदर बच्चा चाहता क्या है उसको पकड़ना होगा। और अभी जो हमारे विद्यापीठ के सर जी बोल रहे थे उनकी बात से मैं थोड़ा सा कुछ करूंगा कि जब विश्वविद्यालय स्तर का ज्ञान होता है, देखिए बात यहाँ पे हम जो एक क्या प्रॉब्लम वाकई में, चूंकि मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, आज बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जो चीज देखता हूँ ये देखता हूँ कि जब बच्चा विश्वविद्यालय स्तर पर जाता है तो वहां पे एक एंट्रेंस परीक्षा होती है। एंट्रेंस परीक्षा होने के बाद देखा जाए तो केवल 40 बच्चों को छांट दिया जाता है। जो अभी सर बोल रहे थे कि हालांकि ये बात मैं बोलूंगा कि वाकई में ये चीजें बड़े विश्वविद्यालय स्तर पर संभव है, लेकिन छोटे स्तर पर जब बच्चा नवोदय में सेलेक्ट हो जाता है, बच्चा केवीएस में सेलेक्ट हो जाता है, बच्चा तमाम जगह सेलेक्ट होने के बाद जो बचते हैं वो आते हैं सरकारी स्कूल में। तो अभी सर से मैंने जब बात देखी वो ये देखी कि जब 40 बच्चों की क्लास आपके पास है, या कहीं कहीं तो 30 बच्चों की क्लास होती है, कहीं कहीं जो हमारे कला वाले विभाग में आते हैं तो सिर्फ 15 बच्चों 20 बच्चों की क्लास होती है। तो अगर देखा जाए तो 20 बच्चे की क्लास और 70 बच्चे की क्लास, 20 बड़े बच्चों की क्लास जहाँ पे बच्चे बुद्धिमान हैं, बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, और 70 ऐसे बच्चों की क्लास जहाँ पे 70 बच्चों के 70 तरीके हैं सोचने के। बच्चों का एक सामाजिक देखा जाए तो 70 बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर एक अध्यापक 70 बच्चे को 70 तरीके के बच्चे को जो है वो घड़े को मतलब अगर देखा जाए तो 70 बच्चों को अलग अलग समय कब देगा। और विश्वविद्यालय स्तर जो हम 12 बच्चों को 20 बच्चों को लेते हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं, जिनका चुनाव होता है, जिनके अंदर पूरी देखा जाए तो वो छन के वही बच्चा आता है जो एकदम क्रीम बच्चा हीरा छांट के अलग कर दिया, हीरा छांट के अलग कर दिया गया, कूड़ा अलग कर दिया गया। बिल्कुल, कूड़ा सरकारी स्कूल वाले बैठे, बाकी जो बच्चे होते हैं वो आते हैं सरकारी में। अब उन बच्चों के साथ अगर हम एक मतलब यहाँ पे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस स्तर से एक बार देखना चाहिए कि मैं एक अभिभावक के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर मैं अभिभावक हूँ तो क्या मैं इस परिस्थिति में मैं अभिभावक के रूप में क्या कर सकता हूँ। ये 2-3 प्रश्न है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अभिभावक पक्ष की प्रतिनिधित्व तो राजेश जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभिभावक भी हैं और अभिभावक की भी समस्या है, शिक्षक की भी समस्या है, और दोनों पद से ये कहीं ना कहीं ये लोग अपना दोनों भूमिका निभा रहे हैं, और दोनों भूमिका में कहीं ना कहीं दो चार इन्हें होना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? स्थिति अपना माइक ऑफ करो, अपना माइक ऑफ है। हाँ बोलिए। मैं दो बातें मैम यहाँ रखना चाहता हूँ। बोलिए। पहली चीज तो ये कि शिक्षा में भी डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है मैम। जैसा कि इन्होंने कहा कि 70 बच्चों पे एक टीचर, यानी कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। दूसरी बात ये है मैम कि हमारे गोल, हमारे जो लक्ष्य हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हमारा बिल्कुल निर्धारित नहीं है। मछली के आंख में तीर लगेगी तभी द्रौपदी मिलेगी, वरना ठेंगा मिलेगा मैम। इसलिए जब तक हमारे छात्रों का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अगर ये है कि हम कुछ भी पढ़ लें और डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो डॉक्टर इंजीनियर यूं ही नहीं कोई बन सकता। तो ये भी निर्धारित करना है, जीवन की समरसता और जीवन का स्वाद, जीवन का सौंदर्य भी शिक्षा का एक विषय होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात,
पंकज जी, नैतिक शिक्षा की बहुत सारी कीमती किताबें कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं आज के दौर में, पाठशालाएं भी लगती हैं, उस पर क्वेश्चन आंसर भी होता है, लेकिन ये बाजार से खरीदी गई एक व्यवस्था है। नैतिक शिक्षा की किताबों से बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मोरल एजुकेशन में जो मॉर्निंग असेंबली है, जो फैमिलीज है, जो माँ बाप है, और जो हमने सबसे ज्यादा खो दिया, दादा दादी और नाना नानी का वो सांस्कारिक मूल्य जो आज का विषय भी है, वो सप्लाई लाइन कट गया है। इस वजह से ये समस्या हमारे सामने उभर कर आ रही है। धन्यवाद मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी ने मेरे मन की बात कह दी, जिससे कि मैं हमेशा आहत होती हूँ कि बच्चों में नैतिक शिक्षा, ठीक है किताबी ज्ञान तो होना चाहिए, किताब लगी हुई थी हम लोग के जमाने में, आज है नहीं है वाली बात नहीं है। बात ये है कि हमारा पारिवारिक ढांचा, सामाजिक ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है, और उसका असर कहाँ जाएगा? हमारी पीढ़ी पे ही तो जाएगा, आने वाली पीढ़ी पर, बच्चों पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना, हालांकि पंकज अभी संयुक्त परिवार में है, ज्वाइंट फैमिली में है पंकज, और पंकज मैं चूंकि जानती हूँ इनके बारे में, इसलिए बोलना चाहूंगी कि ये, जैसा कि मुझे पता है कि इनका बेटा अभी 3rd या 4th में है, लेकिन ये कितने भी व्यस्त होते हैं, ये अपने प्राचीन विभूतियों के और इनके महान व्यक्तित्व के बारे में अपने बेटे को बताते रहते हैं। रात में सोते समय जरूर 1 घंटा आधा घंटा उसके साथ बैठते हैं। और पंकज का बेटा विवेकानंद पर क्लास 2 में था तो हमारे पटल पे आके भाषण देकर गया था, उनकी कहानी बोल कर गया था। तो ये पेरेंट को बहुत डिपेंड करता है, परिवार पे डिपेंड कर रहा है, समाज पे। परिवार कहीं ना कहीं हरासमेंट हो रहा है, परिवार का पूरी तरह से हम स्वार्थी हो रहे हैं, स्वकेंद्रित हो गए हैं, और स्वकेंद्रित होने के नाते हम परिवार का हरास, समाज का हरास, शिक्षा का हरास, नैतिक मूल्यों का हरास। किताबी ज्ञान से, ये हम जानते हैं, किताबी ज्ञान से साहस तो उत्पन्न होता है, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ करके, राणा प्रताप को पढ़कर, ठीक है, जो समाज में, जो परिवार में या व्यक्ति के जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों से लड़ने की थोड़ी ताकत तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो परिवार और समाज से मिलनी चाहिए, उस चुनौतियों को बच्चा आज सामना कर पाने में कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रहा है, और उसी समाज से आज के न्यू शिक्षक आ रहे हैं जो कि इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और जैसा करुण जी के शब्दों में शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि इसी समाज से तो निकल के ये शिक्षक आ रहे हैं बच्चे। भाई हम लोग तो पुराने हो गए, लेकिन बच्चे जो शिक्षक आ रहे हैं नए नए, इन्हीं समाज से आ रहे हैं जहाँ पर कि इनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो इस तरह के अपने पेशेंस को एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ बच्चे वहां से हट चले जाते हैं बड़े स्कूलों में, जो नामी स्कूल हैं। तो पहले तो ये हमको अपने मन से ये और अपने दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि जो नवोदय में जा रहा है या जो किसी अन्य स्कूल में कंपटीशन के थ्रू जा रहा है, वो बहुत एलिट ग्रुप का लड़का है, या फिर वो बहुत ही मेधावी या बहुत ही संस्कारी लड़का है, और जो हमारे उसमें आ रहे हैं परिवेश में लड़के पढ़ने के लिए, वह उनसे एकदम अलग है, या उनसे, हमको इस रूप में देखना है कि ये सब के सब भारत के नौनिहाल हैं। हमें तो पहले तो इस रूप में देखना होगा। और दूसरी बात ये कि क्या आप किस तरह से मानक तय करेंगे कि जो बहुत अच्छे जो बच्चे हैं, 30% बच्चे, वो बच्चे नवोदय या जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, नामी गिरामी, उन स्कूलों में जाते हैं, यानी कि वो बच्चे बहुत ही भारत के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, और जो 70% बच्चे हमारे उसमें आ रहे हैं वो सबसे निकम्मे बच्चे हैं। पहली बात तो हमें ये बात में सोचना होगा। और दूसरी बात ये कि आज तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, भारत की धरती क्या वीरों से खाली है? भारत की धरती पे एक से एक मेधावी है, कहीं किसी परिस्थितियों से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो परेशान है, जिनकी वजह से वो उन तक पहुंच नहीं बना पाते, और वो हमारे पास पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स, कि चलो इनको हम स्कूल में ले जाएंगे, और वहाँ के जो अध्यापक हैं हमारे बच्चों को ट्रेंड करके दुनिया में जिस तरह से सारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं, उस उम्मीद से वो हमारे पास बच्चे को लेकर के आते हैं, ताकि वहां तक जहां तक उनकी पहुंच बन पाई थी वहां पे, क्या अगर कोई गरीब का लड़का बीएचयू में नहीं पढ़ पा रहा है, फॉर्म नहीं भर पाया, मान लीजिए वो गाजीपुर का है या किसी दूर दराज का लड़का है या लड़की है, मान लीजिए सपोज दैट लड़की है, बहुत गरीब घर की लड़की है, उसने बीएचयू का फॉर्म नहीं भर पाया,
और क्या हम उसको ये मान लेंगे कि वह बहुत ही अच्छी संस्कार नहीं है या उसके अंदर वो प्रतिभा नहीं है? जो बीएचयू में पढ़ रहा है उसी के अंदर वो प्रतिभा है? क्योंकि तो ये कोई मानक थोड़ी ना है कि जो हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो बहुत ही दोयम दर्जे के हैं और जो दूसरे नवोदय या किसी अन्य स्कूलों में चले गए वो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, इस वजह से हम उनको अच्छे तरीके से नहीं प्रशिक्षित कर पा रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं है। सर मैं थोड़ा सा चाहूंगा, ये बात सर मैं विश्वविद्यालय स्तर पे बोल रहा था। विश्वविद्यालय स्तर पे जैसे अभी आपने कहा मैं कोई मानक तय नहीं कर सकता, तो सर जो आप में विश्वविद्यालय स्तर पे जो कट ऑफ आता है, अगर कट ऑफ से बच्चा 0.0 0.1 आ जाए नीचे, तो उस बच्चे को विश्वविद्यालय क्यों नहीं लेता? फिर उसके पास मानक कहाँ से तय करते हैं आप? अगर मानक बाहर क्यों कर देते हैं? मंजुला मैम कृपया इसको समापन की ओर ले चले, नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा। जी अरुण जी, अब ये बहुत लंबी चर्चा होती जा रही है, इस चर्चा का कोई एंड नहीं होने वाला है। बस दीपक जी का एक प्रश्न आ रहा, उसको हम ले लें। कितने भांति भांति के पाठ्यक्रम क्यों, शिक्षा एक सार क्यों नहीं होती अपने पाठ्यक्रम में? अरुण जी इसका बहुत ही शॉर्ट जवाब दे दीजिए। आप प्राचार्य भी हैं, अध्यापक भी हैं, हाँ, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप शॉर्ट में। हमारे पाठ्यक्रमों का निर्माण किस रूप में, किस उद्देश्य से हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं, यह भी पाठ्यक्रम के बनाते समय के हिसाब से उसका परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी हम जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वो लगभग 20 से 25 साल पहले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम है, नंबर 1। नंबर 2, श्रीमंत जी ने जो बात कही, ऊंची संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, वो मूल्य का ह्रास ही तो है। जो आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनके पास पीयर प्रेशर का मूल्य कौन सिखाएगा? जीवन की खूबसूरती का मूल्य कौन सिखाएगा? हम कुछ पा भी सकते हैं और कुछ खो भी सकते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस मूल्य को कौन सिखाएगा? इसी का अभाव आज के इस परिचर्चा के मूल में है। यही आज का आधार है। इस पर अगर हम ध्यान दें तो शायद हमारे बहुत सारे समस्याओं का और प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थोड़ा सा राजेश जी, अभिभावक की दृष्टि से आप ये बताएं मुझको कि क्या आजकल वर्तमान में, हालांकि चर्चा लंबी हो रही फिर भी मैं 15 मिनट में समेट रही हूँ, आजकल वर्तमान में क्या व्यवसायीकरण, बाजारीकरण में क्या स्कूल व्यवसाय और बच्चा कस्टमर हो गया है? ऐसा क्या है? अभी कल एक जो काव्य पाठ हो रहा था उसमें मुझे एक बात आई सामने कि उनकी एक की बेटी डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उनके बगल में बैठी हुई लड़की को टीचर ने इतनी जोर से डांट दिया, इतनी जोर से डांट दिया कि बगल में बैठी हुई दूसरी छात्रा इतनी डर गई कि उसके अभिभावक को जाना पड़ा टीचर के पास कि आपने दूसरी लड़की को डांटा और हमारी लड़की डर गई। क्या हम क्या एक बाजार हो गए कि हमें, स्कूल हो गए हैं कि हमें पूरी तरह से खुश रखना है बच्चे को, केवल खुश रखने का काम करना है कि बच्चा खुश रहे, हर हाल में बच्चा खुश रहे, बिगड़े चाहे कुछ भी हो, जो भी स्थिति आए, हमें बच्चे को खुश रखना है, केवल खुश रखना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं राजेश जी थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि 20-30 साल पहले अगर हम जाते हैं, 20 साल पहले, जी थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बोलिए। 2 लाइन में बोलता हूँ और बहुत शॉर्ट में बात करूंगा कि अभी क्या है कि गूगल बाबा बन गए हर गुरु हर ओर, अमूल छोड़कर बढ़ रहे नहीं पता है छोर। ठीक है, स्थिति ये है कि टीचर थे, मैं अपनी सीधी शॉर्ट में जिस बात को आपने कहा कि बच्चा डर गया, हमारे पिता पहले क्या होता था, पीटीएम जो टीचर अभिभावक और टीचर का संवाद होता था, वहां पर यह कहा जाता था कि बच्चे में कमी क्या है वो बताइए, प्रशंसा मत बताइए आप। तब वहां टीचर को भी मनोबल मिलता था और टीचर भी समरसता को कहता था कि यहाँ पढ़ाइए। आज क्या हो रहा है कि सब केवल अपनी पोथी पाट रहे हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं कभी अपने खेतान पब्लिक स्कूल में कभी नहीं जाकर ये कहता कि आप मेरे बच्चे की प्रशंसा बताइए। जब तक आप बच्चे की त्रुटियों पर, बच्चों की त्रुटियों पर या किसी चीज को टीचर मैंने क्या कहा अभी शॉर्ट में 2 लाइन बोली मैंने ना कि देयर इज सो कंफ्यूजन देयर इज नो सॉल्यूशन। इसको यहीं पर ये विषय को समापन की ओर चलें।
समय बहुत हो गया है। धन्यवाद। बहुत हो गया है और समय के साथ साथ हमें अब रुकना पड़ेगा क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कोई नहीं लूंगी। हाँ सोनिया जी कुछ कह रही हैं? कुछ कह रही हैं? यही सोनिया जी समापन में यही है कि बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखने वाली इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अध्यापक अपनी कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। अगर एक बार जैसे विक्रमादित्य की कुर्सी पर हम विराजमान हो जाते हैं तो हम सिवाय न्याय की और कुछ नहीं करते। उसी तरह जब एक अध्यापक की कुर्सी पर बैठता है तो उसका जो एक मकसद होता है, मुझे जितने भी अध्यापक यहाँ मौजूद हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिन हम विसंगतियों की हम चर्चा कर रहे हैं उनसे वो पीड़ित है। आपने अभी बोला कि आप अपने बच्चों को, वही बात है कि हमें अपने बच्चों को हारना सिखाना है, हमें अपने बच्चों को शेयर करना सिखाना है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, दोनों तरह से, क्योंकि हम माँ बाप भी हैं और हम टीचर भी हैं। जिस दिन हमने अपने बच्चों को हारना सिखाया, हार कर दोबारा कोशिश करना सिखाया, जिस दिन हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि आपको फर्स्ट नहीं आना, आप पहले 15 में भी हो और मुझे काम करते नजर आ रहे हो तो आई एम सेटिस्फाइड, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप जो जिस फील्ड में फ्लो के साथ आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है जितने भी इस मंच पर विराजमान है ये सभी ऐसा करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज की स्थिति ये है कि 70% जो है वो अभी भी ठीक है। वो ठीक है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग है, हमारी जो राजनीति है वो हमारी जब इसमें आ जाती है तो थोड़ा से हम विचल जाते हैं, लेकिन अगर हम अटूट रहेंगे, अपनी बातों पर पक्के रहेंगे और बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली बिहेव करेंगे एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, तो हम ही समाज के निर्माता है और हम हमेशा रहेंगे। हमारी जगह बहुत सुंदर, बहुत ही सार्थक और समृद्ध चर्चा रही। मुझे लगता है कि अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पटल से, काफी लोगों को बहुत कुछ आज संदेश मिला होगा, समझ आया होगा कि हमें बच्चों के साथ कैसे रहना है। मैं 2 पंक्तियों से समापन करना चाहूंगी। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। मैं यहाँ जो लोग बैठे हैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। थोड़े से लोग आ गए हैं जो गलतियां कर रहे हैं और जहाज बनने से रोक देते हैं, बीच में ही डुबा देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए कोई चांद पे चाहे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। आप सभी को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सीमान जी का कैमरा ऑफ है, अगर ऑन कर लें तो मैं धन्यवाद ज्ञापन दे दूं। पटल पर उपस्थित जितने भी हमारे वक्ता हैं, आप सभी का, सोनिया जी, राजेश जी, अरुण जी, सीमान जी, पंकज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने, मुझे पता है कि स्कूल में आज आप लोग बहुत व्यस्त थे और व्यस्तता के बाद भी इतना समय निकाल कर इस सार्थक चर्चा में अपनी भागीदारी निभाई है और पटल पथगामिनी को समय दिया है। आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं समापन की घोषणा करती हूँ। आज की चर्चा की सार्थकता को गरिमामय बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंद। एक बार पुनः टीचर्स डे की बधाई, शिक्षक दिवस की बधाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन, आप सभी को शुभकामनाएं। बस इतना ध्यान रखें। थैंक यू, थैंक यू।